गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऐसा है, हम लोग देख रहे थे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के बारे में। मैंने आपको ये वर्ड्स का पहले मतलब बताया था। नेगोशिएबल का मतलब है ट्रांसफरेबल। इट इज ट्रांसफरेबल आइदर ऑन मियर डिलीवरी और बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ रिटन डॉक्यूमेंट, जिसके थ्रू कुछ राइट्स ट्रांसफर किए जा रहे हैं, राइट टू रिसीव मनी। हमने देखा था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा ये कहाँ-कहाँ लगता है। एक्ट पूरे भारतवर्ष में एक प्रकार से लागू होता है एंड हर एक व्यक्ति को लगता है जो भारत में रह रहा है, भले ही वो इंडियन हो या फॉरेनर हो। देन इसके अलावा हमने देखा ये क्यों बनाया गया था, ताकि सब्स्टिट्यूट फॉर मनी हो। उस जमाने में जब पैसा नोट के फॉर्म में नहीं होता था, करेंसी नोट नहीं होते थे, पेपर करेंसी नहीं होती थी, उस जमाने में कॉइन्स हुआ करते थे। कॉइन्स को कैरी करना काफी मुश्किल हुआ करता था और इसीलिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का जन्म हुआ। फिर हमने देखा इससे ट्रेड क्रेडिट भी दिया जाता है, उधारी भी दी जाती है, क्योंकि अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आगे वाला लेने को तैयार है, दैट मीन्स वो अभी का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ले लेगा, बाद में पैसा उसको पहुंचा देंगे। वैसे ही कैश का मूवमेंट कम हो जाए एंड फैसिलिटेट कमर्शियल एक्टिविटी, क्योंकि बिजनेस कंटिन्यू होता रहे। फिर हमने देखा था, वैसे तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जनरल टर्म देखें तो बहुत सारी चीजें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कवर हो सकती हैं, बट एज पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट देयर आर ओनली थ्री टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। द फर्स्ट इज द बिल ऑफ एक्सचेंज, द सेकंड इज द प्रॉमिसरी नोट एंड द थर्ड वन इज द चेक। चेक इज ऑल्सो अ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्चुअली। आज मैं थोड़ा चेक के बारे में भी आपको बताऊंगा और बाकी चीजों के ऊपर भी हम चर्चा चालू करेंगे। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये उस जमाने में बनाया गया है जब बैंकिंग जो सिस्टम था दैट वाज इन प्रिमिटिव स्टेज, वो शुरुआती दौर से गुजर रहा था। और इसीलिए आप देखेंगे कि उस समय बहुत सारी चीजें रिलेवेंट थी, बट आज के समय पे, हाँ अपने माइक्स बंद रखें, बट आज के समय पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि अब रिडेंडेंट हो चुकी है। रिडेंडेंट मीन्स अब वो काम की नहीं रही है, बट फिर भी हमको वो कंसेप्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा। फिर मैंने आपको बताया था हुंडीज को क्या ये बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट या चेक वाला रूल लगता है? द आंसर इज नो। अपने माइक्स बंद रखें नितेश। हाँ, ऐसा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, हुंडीज को वैसे तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह वाला रूल नहीं लगता, बट स्टिल अगर कोई कोई लोग बोलते हैं, कोई चाहता है कि नहीं हमको ये एक्ट लगना चाहिए, देन वो लोग ऐसा बोल सकते हैं एंड देन दिस एक्ट विल अप्लाई टू हुंडीज एज वेल। फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की बेसिक चीज बताया था मैंने। सबसे पहला प्रकार बताया था बिल ऑफ एक्सचेंज। सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है जब मैं गुड्स बेच रहा हूं और मैं साथ में एक ऑर्डर लिख के भेज रहा हूं आगे वाले को। मैं उसको बोल रहा हूं तुम मुझे पैसे दो एंड ही एक्सेप्ट्स दैट ऑर्डर। that is the simplest form of bill of exchange. ट्रेड के कारण जन्म हुआ था बिल ऑफ एक्सचेंज का। जो व्यापार है, खरीदी बिक्री है, खास तौर पे गुड्स खरीदना बेचना, सर्विस सेक्टर में ये इतना यूज नहीं होता था। अब आपको जरूर देखने मिलेगा, बट पहले जो चेक्स वगैरह या बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह का रूल था, ये जन्म कहां से हुआ था? ट्रेड से। जहां पे खरीदी बिक्री होती है, गुड्स की परचेस सेल होती है, वहां से इसका जन्म हुआ था। फिर हमने ये भी देखा था कि बिल ऑफ एक्सचेंज जब कोई व्यक्ति देता है तो उसमें क्या क्या राइट्स होते हैं। मैं अभी रिवाइज नहीं कराता हूं ये, क्योंकि जैसे ही हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे ये अपने आप रिवाइज होने वाला है। सबसे पहला प्रकार बिल ऑफ एक्सचेंज का बताया था मैंने। देन सेकेंड प्रकार बताया था जिसमें गुड्स तो मैंने भेजा हूं, लेकिन ऑर्डर मैं नहीं दे रहा हूं, मैं गुड्स दे रहा हूं और दूसरा व्यक्ति जिसको गुड्स दिए गए, ही इज गिविंग ऑर्डर टू सम अनदर पर्सन कि तुम पे करो शर्मा जी को। ऐसे केसेस में भी ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, बिकॉज देयर इज एन ऑर्डर। आपको अगर मैं बोलूं कि बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में डिफरेंस क्या है, तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिफरेंस है, बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन ऑर्डर। ऑर्डर दिया गया है, चलो पे करो। एंड प्रॉमिसरी नोट इज अ प्रॉमिस, मैं पे करूंगा। दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है। ठीक है, वैसे हम डिफरेंस बिटवीन भी देखेंगे, मैं आपको हर एक चीज एक एक करके समझाऊंगा। फिर हमने देखा प्रॉमिसरी नोट के बारे में, जो अगला प्रकार था जिसको हम बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? जब एक व्यक्ति गुड्स दे रहा है दूसरे को, दूसरा व्यक्ति
पैसा तो नहीं दे रहा बट वो प्रॉमिस लिख के दे रहा है, आई प्रॉमिस टू पे यू 1 लाख रुपीज 2 months आफ्टर डेट, 2 महीने में आज के बाद मैं तुमको 1 लाख रुपए पे करने का वादा करता हूं. सो इट इज अ प्रॉमिस. द बेसिक डिफरेंस इज प्रॉमिसरी नोट इज अ प्रॉमिस एंड बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन ऑर्डर. ठीक है, सो ये भी हमने देखा था. और अगला प्रकार जो मैंने पिछली क्लास में वक्त की पाबंदी के कारण नहीं कवर कर पाया था वो भी बता देता हूं. अगला प्रकार है चेक. चेक में क्या होता है? चेक में एक्चुअली एक व्यक्ति है, समझो मिस्टर ए. मिस्टर ए गुड्स दे रहा है टू मिस्टर बी. मिस्टर ए हो गया क्रेडिटर, पैसा लेने वाला, उसको पैसा लेने का अधिकार है. ये व्यक्ति हो गया डेटर. अब जैसा कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज में आपने देखा कि ऑर्डर देता है डेटर, तो डेटर भी दे सकता है, क्रेडिटर भी दे सकता है. मैंने आपको बताया था आपको ऐसा रूल नहीं बनाना है. बट यहां पे समझो बी ऑर्डर दे रहा है, बट बी जिसको ऑर्डर दे रहा है ना वो एक बैंक है. सो दैट इज अ चेक. सो चेक इज नथिंग बट अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड. सो चेक यानी क्या है? एक बिल ऑफ एक्सचेंज ही है. सो यहां पे जब आप बिल लिख रहे हैं ऑन अ बैंक, बैंक को ऑर्डर कर रहे हैं, पे शर्मा जी दिस मच अमाउंट, then it is called as a check. So check is nothing but a bill of exchange, but it is drawn on a specified banker and is always payable on demand. So यहाँ पे बैंक हमेशा ड्रॉई रहेगा. जहां पे हमेशा बैंक को हम ड्रॉई बोलते हैं, तो ड्रॉई विल ऑलवेज बी अ बैंक इन केस ऑफ बिल ऑफ इन केस ऑफ चेक. जब ड्रॉई बैंक है सो दैट इज अ चेक. ए कौन है? ए इज द पेई. A is also a holder. He is also payee. B जो है, B कौन है? ड्रॉवर. तो ड्रॉवर है, इसमें आप चीजें रख सकते हैं. नहीं वो ड्रॉवर नहीं. सो ड्रॉवर है जो ड्रॉ कर रहा है. अब जब मैं आपको अगर चेक देता हूं सो क्या आप उसको एक्सेप्ट करवाने जाते हैं? मैंने समझो आपको चेक लिख के दिया 5 लाख रुपए का चेक. मैंने बोला चलो अरे इधर आओ. आप आए, मैंने 5 लाख रुपए का चेक लिखा और आपको दे दिया. क्या आप बैंक जाएंगे पहले, अरे भैया एक्सेप्ट करके दो? तो नहीं, इसमें एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती. वैसे ही प्रॉमिसरी नोट में भी एक्सेप्टेंस नहीं होती. कहां होता है एक्सेप्टेंस? चेक के सॉरी बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में. सो एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर्ड इन दिस केस. फर्स्ट केस यहां पे एक्सेप्टेंस लग रहा है. इन सेकेंड केस यहां पे भी एक्सेप्टेंस लग रहा है. बट इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट क्या एक्सेप्टेंस लगेगा? मैं खुद वादा कर रहा हूं मैं आपको पैसा दूंगा, आप मेरे पास आओगे मेरे को बोलोगे नहीं नहीं सर एक्सेप्ट करो. मैंने बोला अरे भाई मैं वही तो बोल रहा हूं, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं. नहीं नहीं सर एक्सेप्टेंस दो. तो क्या एक्सेप्टेंस जरूरी रहेगा? तो नहीं, प्रॉमिसरी नोट में नहीं होता है. उसी प्रकार से बैंक के केस में जब बैंक इज द ड्रॉई, जब चेक का केस होता है तो चेक के केस में भी एक्सेप्टेंस नहीं करवाने जाते आप. मैंने अगर आपको एक चेक लिख के दे चुका हूं तो आप डायरेक्टली जाओगे और जाके डायरेक्ट पेमेंट रिसीव करोगे. आप क्या चेक को भी नेगोशिएट कर सकते हैं? जैसा हमने देखा बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट को हम किसी अन्य व्यक्ति को देके उससे गुड्स ले सकते थे, वैसे ही ये और आगे इसको ट्रांसफर करके इससे गुड्स ले सकता था. तो क्या चेक में भी ये कर सकते हैं? द आंसर इज यस. जैसा कि मैंने बताया बहुत सारी चीजें अब रिडंडेंट हो चुकी हैं, आजकल देखने को नहीं मिलती, बट जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेगोशिएबिलिटी है दैट विल रिमेन सेम. सिंस इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इट इज आल्सो ट्रांसफरेबल. सो ये भी ट्रांसफर किया जा सकता है आइदर बाय मियर डिलीवरी और बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी. कब एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी होगा और कब सिर्फ डिलीवरी होगा ये हम आगे देखेंगे. आपने देखा होगा जैसे मैं अगर आपको चेक लिख के दे रहा हूं, पता नहीं आप चेक यूज करते हैं या नहीं करते हैं आजकल, क्योंकि आजकल सब ऑनलाइन का जमाना हो चुका है. सो आजकल तो चेक भी थोड़ा थोड़ा रिडंडेंट होते जा रहे हैं. पहले जो सैलरी वगैरह आती थी चेक से आती थी, आजकल वो सब एनईएफटी से आती है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर हो जाते हैं. सो आजकल चेक भी आपको देखने को कम ही मिलते हैं. बट जो चेक का कंसेप्ट था, सो चेक में अगर कभी आपने कैश विड्रॉल किया होगा
अगर आप कभी बैंक जाके चेक से कैश विड्रॉ करते हैं, वैसे तो एटीएम आ चुके हैं अब, बट एक जमाना था जब हम चेक लिख के देते थे और कैश विड्रॉ करते थे। जैसे कि आपके पिताजी का अगर अकाउंट है तो आपके पिताजी उसमें लिखेंगे पे सेल्फ, खुद के नाम से, या फिर पे खुद का नाम लिखेंगे। जैसे मैं हूं तो मैं लिखूंगा पे शशांक शर्मा, एंड मैं ये ले जाके बैंक में दूंगा और बैंक विल पे मी कैश, चेक रखेगी, मुझे कैश देगी। बट अगर मैंने ये आपको दे दिया, नाम मेरा लिखा है बट मैंने आपको दे दिया, तो क्या आप भी पैसा क्लेम कर सकते हैं? यस। आपने अगर चेक यूज किया है, चेक से विड्रॉ किया है, तो आपने नोटिस किया होगा पिताजी चेक लिख के देते थे अपने नाम से और आप जाके पेमेंट क्लेम करते थे। बैंक ये नहीं पूछता था कि तुम कौन हो, बैंक सीधा सीधा पेमेंट कर देता था, बिकॉज ये एक बेयरर डॉक्यूमेंट था जिसमें कोई क्रॉसिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, एक बेयरर डॉक्यूमेंट था। सो किसी भी व्यक्ति को पैसा मिल सकता है। आप चाहते हैं कि मैं नहीं, मैं अपने फ्रेंड को भेज देता हूं, आप वो चेक अपने फ्रेंड को दे दो, फ्रेंड जाके बैंक से पैसा लेके आ सकता था। सो आपने शायद नहीं यूज किया होगा बट ये होता है, ठीक है। सो बैंक के जो चेक्स है वो भी ट्रांसफर किए जा सकते हैं, नेगोशिएबल होते हैं, ठीक है। तो बैंक का चेक दूसरा व्यक्ति भी ले सकता है, एंड देन अल्टीमेटली द होल्डर विल गो टू द बैंक एंड ही विल क्लेम द मनी। So check is nothing but a special type of bill of exchange which is drawn on a specified banker. It will always be drawn on a specified banker and it will always be payable on demand. Acceptance नहीं करना है, आप सीधा जाओ और बोलो मुझे पैसा दे दो, बैंक पैसा दे देगा। बैंक ये नहीं बोलेगा 2 दिन बाद आना, ग्रेस पीरियड भी नहीं होता इसमें, ठीक है। सो ग्रेस पीरियड होता है बिल्स पे, प्रॉमिसरी नोट्स पे, बट चेक में ग्रेस पीरियड भी नहीं होता। जब हम देखेंगे इसके बारे में डिटेल में, सो मैं आपको और भी चीजें इसके बारे में बताऊंगा। ये तो हो गया सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ चेक जो अनक्रॉस चेक है। जब क्रॉस चेक होता है, ऊपर आपके पास जगह है, मैं वहां पे चाहूंगा आप ये डायग्राम बना लो। क्रॉस चेक में थोड़ा सा रूल बदलता है, वैसे मैं क्रॉस चेक के बारे में और डिटेल बताऊंगा, बट अभी का ये डायग्राम बना लेना। मिस्टर ए है, थोड़ा नीचे बनाता हूं मैं, तो मिस्टर ए है। मिस्टर ए क्या करते हैं, मिस्टर बी को गुड्स भेजते हैं, और मिस्टर बी क्या करते हैं, मिस्टर बी इनको एक चेक लिख के दे देते हैं। और चेक में है क्रॉसिंग। अब अगर क्रॉसिंग है, उसमें क्रॉस चेक है, तो यहां पे एक छोटा सा रूल बदलता है। यहां पे जैसे ही मैंने बोला चेक है, तो आप क्या मान लेंगे कि ये किसी बैंक के ऊपर ड्रॉ किया गया होगा। यहां पे एक बैंक आएगा, तो इसको ही हम ड्रॉई बैंक भी बोलते हैं। ड्रॉई विल ऑलवेज बी अ बैंकर। ए इज द पे और होल्डर, बी इज द ड्रॉवर। लेकिन जैसे क्रॉसिंग आ गई, अब आप अगर जाओगे बैंक में और बोलोगे मुझे पैसा दे दो, बैंक पेमेंट नहीं करेगा। बैंक क्या बोलेगा, आप एक अकाउंट खोलो और उसमें ये चेक को डिपॉजिट करो। अगर क्रॉस चेक है तो आप डायरेक्ट बैंक में जाके काउंटर पे पेमेंट नहीं ले सकते, बेयरर चेक का ले सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सेल्फ का चेक होता है, जनरली बेयरर चेक लिख के दे देते हैं और हम जाके कैश विड्रॉ कर लेते हैं। बट अगर उसमें क्रॉसिंग आ गई, सो फिर आप खुद नहीं ले सकते, आपको वो चेक डालना पड़ता है अपने बैंक अकाउंट में। आपका बैंक होगा, एक और बैंक होता है, इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग बैंक, कलेक्टिंग या प्रेजेंटिंग बैंक। ये जाएगा इस बैंक के पास और यहां से पेमेंट लेके आएगा और आपके अकाउंट में जमा कर देगा, ठीक है। तो ये होता है जब क्रॉस चेक होता है। ये पूरी प्रोसेस को मैं आपको समझाऊंगा, अभी एकदम बेसिक लेवल पे ध्यान रखो। ये भी एक प्रकार से चेक है बट विथ क्रॉसिंग है, क्रॉस चेक है, ठीक है। सो क्रॉस चेक के केस में एक बैंक एक्स्ट्रा आ जाता है, आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि क्रॉसिंग है। अब वो क्रॉसिंग का क्या मतलब होता है ये हम देखेंगे आगे, ठीक है। सो जब भी मैं बोलता हूं आगे आएगी चीजें, तो वो जरूर आएगी, आपको इसकी परवाह करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि सर नहीं आया तो तो हमेशा आता ही है,
जो भी मैंने बोला हूँ ये आएगा तो जरूर आएगा। आप अब मुझसे भली भांति परिचित हैं, तो आप मुझे अच्छी तरह जान गए हैं। सो कोई धोखा नहीं होता अपनी क्लास में, जैसा बोला जाता है वैसे ही सब चीजें मिलती है। जो आपको डायग्रामेटिक बोला था डायग्राम से बताऊंगा, एग्जाम्पल्स बोला था एग्जाम्पल से बताऊंगा। हर प्रकार की चीजें जो आपको बताई गई थी, वादा किया गया था, वो सब पूरा होगा। तो ऐसा है। चेक, ये भी एक चेक था, लेकिन ये कैसा है? अनक्रॉस चेक है, या इसी को आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं बेयरर चेक है। अनक्रॉस्ड, ये भी चेक है बट ये अनक्रॉस चेक है। अब एक और पॉइंट बताता हूं, बाद में और डिटेल बताऊंगा। ये जो चेक है, अगर ये क्रॉसिंग है, सो क्या ये नेगोशिएट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? सो आपसे सवाल, सो आपसे मैं पूछना चाहता हूं, बताओ भाई और बहनों, नेगोशिएट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? क्या ए चाहे तो ये किसी अन्य व्यक्ति को दे सकता है? क्या एक्स को दे सकता है, वाई को दे सकता है, जेड को दे सकता है, डब्ल्यू को दे सकता है, पी क्यू दे सकता है, क्यू को दे सकता है? तो क्या लगता है आपको, क्या ये अभी भी नेगोशिएबल है? क्रॉसिंग हो गई, क्रॉसिंग, क्रॉसिंग ऑफ चेक है। सो क्या ये नेगोशिएबल है? सो द आंसर इज, द आंसर इज यस। द आंसर है यस। सो मुझे पूरे नहीं दिख रहे हैं मैसेजेस, हाँ धीरे धीरे आ रहे हैं। सो आंसर है यस। ठीक है, सो अपन देखेंगे कैसे क्या। अभी का बस ध्यान रखो, अभी आपको लग रहा होगा नहीं ना सर क्रॉसिंग है ना। सो ठीक है, क्रॉसिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देखेंगे क्रॉसिंग का क्या मतलब होता है। देखो, बहुत सारी चीज होती नहीं, करते नहीं, उसका ये मतलब नहीं ये हो नहीं सकती। ठीक है, सो हम ये चीज नहीं करते, दैट डज नॉट मीन कि ये परमिटेड नहीं है, ये होता नहीं, तो ये करते ही नहीं, ये कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। ठीक है, अ क्रॉस चेक कैन ऑल्सो बी नेगोशिएटेड, ध्यान रखो। ठीक है, सो बहुत सारे मैंने बोला था आपके मिथ मैं बर्स्ट करूंगा। आपको ऐसा लग रहा होगा ऐसा होता, तो वैसा नहीं होगा। कभी आपको लगेगा ऐसा नहीं होता, लेकिन वैसा हो जाएगा। सो बस अभी ध्यान रखते जाओ, एकदम ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़ते जाओ। आपके ये हर एक सवाल का जवाब मिलेगा, हर एक डाउट आपका सॉल्व होते जाएगा। अभी बस मैं जो बोल रहा हूँ वो मान लो और आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, जैसे आपको मैंने फाउंडेशन लेवल पे भी कई जगह बहुत सारी चीजें बताया था, आप वहीं अटक गए थे। आपको लग रहा था सर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कैसे होंगी, गुड्स तो लेके ही नहीं गया, सर पैसे तो दिया ही नहीं। लेकिन जैसे ही आपने वो पूरा सेल ऑफ गुड्स एक्ट कंप्लीट किया, आपको पूरा कंसेप्ट समझ गया। उसी प्रकार से यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें ऐसा लगेगा सर लेकिन कैसे, सर नहीं ना, गलत है ना। लेकिन मानते जाओ, आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, रास्ता साफ होते जाएगा। आप कभी कोई माउंटेनियरिंग में गए होंगे, या आप कभी भी कोई ऐसे ट्रेकिंग वगैरह पे गए होंगे, तो आपने नोटिस किया होगा, आप एकदम से डायरेक्टली पीक नहीं देख सकते हैं। आपको सीधा सीधा माउंटेन पीक नहीं दिखता है, धीरे धीरे आप चलते जाते हैं और रास्ता साफ होते जाता है। तो बस वही आपको करना है, धीरे धीरे चलते जाओ, रास्ता अपने आप साफ होते जाएगा। एकदम से दूर देखने की अपने को आवश्यकता नहीं है, हम थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे, चलते जाएंगे और धीरे धीरे सब क्लैरिटी आती जाएगी। ठीक है, सो चालू करते हैं आप पढ़ाई से। अभी तक तो पढ़ा ही नहीं हमने, अभी तक तो मैं सिर्फ आपको कहानियां सुना रहा था, बता रहा था चीजें क्या होती है कैसे होती है। अब हम करते हैं पढ़ाई चालू। लेट्स सी एसेंशियल्स ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या क्या चीजें होनी चाहिए एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। अब मैंने पिछली क्लास में बहुत सारी चीज बता दिया था, वही चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। द फर्स्ट थिंग इज नेगोशिएबिलिटी। सिंस द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, that means it is transferable. So negotiability is the first characteristic. Negotiable instruments can be transferred from one person to another by simple process. In case of bearer instrument, bearer instrument क्या होते हैं ये भी देखेंगे हम, और order instrument क्या होते हैं ये भी हम देखेंगे। Delivery to the transferee is sufficient. Transferee, transferer, transferee. So मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, मैं ट्रांसफरर, आपको ट्रांसफर कर रहा, आप ट्रांसफरी। तो सिर्फ मैं अगर डिलीवरी भी कर दूं उस इंस्ट्रूमेंट की, सो दैट विल बी सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ नेगोशिएशन। देन इन केस ऑफ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, दो चीजें रिक्वायर्ड होती है। द फर्स्ट इज एंडोर्समेंट। व्हाट इज एंडोर्समेंट? इट मींस जस्ट सिग्नेचर एंड डिलीवरी। सो डिलीवरी तो रहेगी बट एंडोर्समेंट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। इंस्ट्रूमेंट में भी सॉरी,
made non-transferable by using suitable words. For example, pay to X only. देखेंगे अपन, ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अगर ऐसा लिखा पे टू एक्स ओनली, सिर्फ एक्स को ही पे करो, तो फिर इट विल बिकम नॉट ट्रांसफरेबल, ठीक है। सो ऐसा है। हाँ, अब एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी का क्या मतलब है? समझो मैं यहां पे ये प्रॉमिसरी नोट को ट्रांसफर करना चाहता हूं, और ये प्रॉमिसरी नोट में किसी का नाम लिखा है कि पे टू मिस्टर ए। अब ए इसको ट्रांसफर करना चाहेंगे तो कैसे ट्रांसफर करेंगे? ए को ये प्रॉमिसरी नोट में पीछे लिखना पड़ेगा, पे टू एक्स, और फिर ए साइन कर देंगे। दिस इज कॉल्ड एज एंडोर्समेंट, एंड देन ही विल डिलीवर इट, ठीक है। वैसे हम एंडोर्समेंट, नेगोशिएशन ये भी पढ़ेंगे। ये पूरा जो चैप्टर है इसको हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आप देखेंगे इसमें यूनिट वाइज है, भले आपको दिखेंगे नहीं ऐसे यूनिट 1 यूनिट 2, बट आप देखेंगे उसको पार्ट पार्ट में मैंने डिवाइड किया हूं। सो हम नेगोशिएशन के ऊपर एक सेपरेट पूरा यूनिट पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। सो इतना बड़ा चैप्टर है ये, इसीलिए हमने इसको डिवाइड किया है। सो पे टू एक्स ऐसा लिखेंगे। वैसे ही जब x इसको अब आगे देना चाहता है तो x को लिखना पड़ेगा पे टू y, और x विल साइन हियर। इसको हम बोलते हैं एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। बिल्कुल उसी प्रकार से जब y इसको z को देगा तो वो लिखेगा पे टू z, और y इस पे साइन कर देगा। सो दिस इज कॉल्ड एज एन एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। सो इस प्रकार से भी नेगोशिएशन होता है। सेकेंड थिंग जो मैंने आपको बताया था, एक व्यक्ति अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स है, कौन होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स? फिर से रिवाइज करेंगे, कौन होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स? एक व्यक्ति जिसने वैल्यू देके इंस्ट्रूमेंट लिया है, वैल्यू दिया है, उसने पैसा दिया है या कोई गुड्स दिया है और इंस्ट्रूमेंट को प्राप्त किया है। फोकट में नहीं मिला है उसको, कुछ देने के बाद मिला है, फॉर कंसिडरेशन। सो इफ इट इज फॉर वैल्यू। दूसरा, इफ इट इज बिफोर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के पहले होना चाहिए। सो मैच्योरिटी मीन्स उसके पेमेंट की डेट आने के पहले होना चाहिए। सो बिफोर मैच्योरिटी एंड इन गुड फेथ, गुड फेथ में होना चाहिए। अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो हमको नहीं पता था कि इसमें कुछ गड़बड़ है। सो ऐसे अगर तीनों कंडीशन पूरी होती है, इफ इट इज फॉर वैल्यू, बिफोर मैच्योरिटी एंड इन गुड फेथ, देन अ होल्डर विल बी कॉल्ड एज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। डिटेल में बताऊंगा दोनों का डिफरेंस, बट अभी थोड़ा वक्त है, थोड़ा यानी काफी वक्त है। सो अगर एक होल्डर इन ड्यू कोर्स है, ही विल गेट द इंस्ट्रूमेंट विद टाइटल फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स। कोई अगर उसमें डिफेक्ट आ भी गया है, कोई उसमें दाग लग भी चुका है, तो उसको मिलेगा बेदाग गोरापन, गोरापन नहीं, बेदाग इंस्ट्रूमेंट। उसको मिलेगा सर्फ एक्सेल से धो के, धो डाला, सो साफ इंस्ट्रूमेंट मिलेगा उसको। इवन इफ उसमें कोई डिफेक्ट आ चुका था, जैसे मैंने बताया आपको, समझो यहां पे इसने चोरी करके लाया था या कोर्शन से लाया था, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर चोरी करके लाया है, कोर्शन से लाया है, तो भी अगर y होल्डर इन ड्यू कोर्स है, सो ही विल गेट अ बेटर टाइटल देन x। x को तो टाइटल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x को वो रखने का अधिकार ही नहीं था, उसने मारपीट किया और लेके आ गया इंस्ट्रूमेंट को। सो ऐसे केसेस में x को अधिकार नहीं था, बट y को ये चीज नहीं पता है। y ने वैल्यू दिया x को और बिफोर मैच्योरिटी इंस्ट्रूमेंट को लेके आया। y एक होल्डर इन ड्यू कोर्स है, मींस ही विल गेट अ बेटर टाइटल। सो आपका जो बेसिक रूल है, नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट, नो वन कैन ट्रांसफर व्हाट ही हिमसेल्फ डज नॉट possess, वो रूल यहां अप्लाई नहीं होता। सो यहां पे इवन इफ द टाइटल ऑफ ट्रांसफरर इज डिफेक्टिव, द ट्रांसफरी विल गेट अ गुड टाइटल, बेटर टाइटल। सो ये चीज को बोलते हैं हम टाइटल फ्री फ्रॉम ऑल द डिफेक्ट्स। वही चीज बताई गई है, द पर्सन who obtains the instrument in good faith for value before maturity, that means if he is a holder in due course, gets it free from all the defects. As a holder in due course, the transferee gets a good title to the instrument even in cases where the title of the transferer is defective. It constitutes an exception to the general rule that no one can give a better title than he himself has.
सो कोई भी व्यक्ति बेटर टाइटल नहीं दे सकता, ये आपका बेसिक रूल है। जितना मेरा अधिकार मैं उतना ही ट्रांसफर कर सकता हूं, बट दिस इज एन एक्सेप्शन। मेरा अधिकार ना हो तो भी मैं आपको पूरे अधिकार दे सकूंगा यहां पे। सो ये एक अलग रूल है, दिस इज एन एक्सेप्शन टू नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट। देन अगला पॉइंट भी ऑलरेडी बता दिया, कल चल के पैसा नहीं देंगे तो होल्डर कैन स्यू इन हिज ओन नेम। इन हिज ओन नेम का मतलब है वो डायरेक्टली खुद अपने नाम से केस फाइल कर सकता है। जैसे कि कल चल के अगर मिस्टर बी पैसा नहीं दे रहे, सो जेड खुद के नाम से केस फाइल कर सकता है। जेड कैन बी द पार्टी। तो इन हिज ओन नेम का मतलब है ये पार्टी हो सकता है, ये केस फाइल कर सकता है ऑन बी डायरेक्टली। इवन इफ देयर वाज नो प्रिविटी, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था क्या बी और जेड के बीच में? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ था ए बी के बीच में, ए एक्स एक्स वाई वाई जेड के बीच में। सो फिर भी जेड जो है ही कैन क्लेम फ्रॉम बी, वो डायरेक्टली केस फाइल कर सकता है। ऐसा नहीं कि उसको इसके पास जाना पड़ेगा, फिर इसके पास, फिर इसके पास, फिर ये इधर जाएगा। इट इज नॉट नेसेसरी। ऑफ कोर्स वो भी कर सकता है, ही कैन sue ऑल द प्रायर पार्टीज, बट ही कैन डायरेक्टली sue इवन बी। एंड सिर्फ बी नहीं, ही कैन डायरेक्टली sue इवन ए and even x, even if there is no privity. Privity is between y and z, but z can sue any of the prior parties. कोई भी पार्टीज के ऊपर वो केस फाइल कर सकता है। ठीक है, सो वही चीज यहां बताई गई है, द होल्डर कैन स्यू इन हिज ओन नेम। क्या लिखा है? होल्डर कैन स्यू। होल्डर कौन? जेसन होल्डर नहीं तो वो होल्डर अलग है। सो ये होल्डर यानी जिसमें हम बल्ब लगाते हैं उसको होल्डर नहीं, वो भी नहीं। सो ये होल्डर यानी टेबल पे रखते हैं जिसमें पेन रखते हैं अपन, सो नहीं वो भी होल्डर नहीं। ये होल्डर कौन है? तो अपना होल्डर। सो होल्डर वर्ड यूज करते हैं हम, होल्डर। हम पेई की बात नहीं कर रहे, कोई भी होल्डर। होल्डर होल्डर कैन स्यू इन हिज ओन नेम। होल्डर डायरेक्टली केस फाइल कर सकते हैं। सो होल्डर खुद केस फाइल कर सकता है अपने नाम से। सो इट इज नॉट नेसेसरी टू गिव नोटिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टू द पार्टी लायबल टू पे। बताना भी नहीं पड़ता कि मैं ये आगे दे रहा हूं। द होल्डर कैन स्यू इन हिज ओन नेम। ठीक है, सो समझो यहां पे अगर ए एक्स को दे रहा है इंस्ट्रूमेंट, सो यहां ये बताना नहीं पड़ेगा बी को। एक्स अगर वाई को दे रहा है तो बताना नहीं पड़ेगा ए और बी को, बिना बताए भी ये ट्रांसफर हो जाता है एंड डायरेक्टली ही कैन स्यू इन हिज ओन नेम। ट्रांसफर कितने बार हो सकता है? तो हमने देखे थे 1 2 3, नहीं कितने भी बार, n नंबर ऑफ टाइम्स, infinitum. So the negotiable instruments can be transferred infinitum, that is any number of times till its maturity. अब क्या आफ्टर मैच्योरिटी भी ट्रांसफर हो सकता है? सो इसके ऊपर आप सोचें, मैं बाद में थोड़ी देर में आपको बताऊंगा क्या आफ्टर मैच्योरिटी ट्रांसफर हो सकता है। सो देखेंगे हम अगला, मनी। जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है इसमें पैसा देने की बात है। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या लिखा होता है? आई विल पे यू ₹1 लाख या जो भी है, उसमें अमाउंट लिखा होता है, मैं पैसा दूंगा। प्रॉमिसरी नोट में अमाउंट लिखा होता है, चेक में अमाउंट लिखा होता है। कभी आपने देखा है चेक में कुछ और लिखा है, गोल्ड रिंग दूंगा ऐसा लिखा है? सो नहीं, बैंक को हमने बोला पैसा दो, हमेशा पैसा होगा, इट विल ऑलवेज बी मनी, एंड दैट टू लीगल टेंडर मनी ऑफ द कंट्री। सो मनी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आर पेएबल बाय द लीगल टेंडर मनी ऑफ इंडिया, क्योंकि भारत के इंस्ट्रूमेंट है। ऑफ कोर्स बाहर के इंस्ट्रूमेंट बाहर की करेंसी में होंगे। The liabilities of the parties of a negotiable instruments are fixed and determined in the terms of legal tender money. पैसे में डिटरमाइन की जाती है कि कितनी लाइबिलिटी रहेगी। देन प्रिजम्पशन, कुछ प्रिजम्पशंस होते हैं। क्या क्या प्रिजम्पशंस होते हैं? पहला प्रिजम्पशन, अनलेस अदरवाइज प्रूव्ड, इसके विपरीत जब तक के प्रूव नहीं होता, इसके अपोजिट जब तक के प्रूव नहीं होता, सो हम ये प्रिज्यूम कर लेंगे, हम ये मान लेंगे। क्या मान लेंगे हम? सो हम पहली चीज मानते हैं कि हर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंसिडरेशन के बदले ड्रॉ किया गया था, यानी कंसिडरेशन इज देयर। हम मान लेंगे, बोलने की जरूरत नहीं है, हम मान लेंगे कि ए ने जब एक्स को इंस्ट्रूमेंट दिया तो क्यों दिया? क्योंकि उसको कुछ मिला होगा, कुछ प्राप्त हुआ होगा। सो इट इज डीम्ड, इट इज प्रिज्यूम्ड। सो देयर आर सर्टेन प्रिजम्पशंस। द फर्स्ट प्रिजम्पशन इज every negotiable instrument is drawn or even negotiated for consideration. कुछ तो भी मिला था, इसीलिए इसने promissory note दिया। कुछ तो भी मिला था, इसीलिए उसने bill of exchange लिख के दिया। कुछ तो भी मिला था,
इसीलिए उसने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करके दिया। सो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है ये फॉर कंसिडरेशन है, दिस विल बी प्रिज्यूम्ड। सो कंसिडरेशन इज प्रिज्यूम्ड। अगर कोई बोलता है नहीं नहीं कंसिडरेशन नहीं था, सो ही विल हैव टू प्रूव कि कंसिडरेशन नहीं था। जब तक के कुछ नहीं बोला गया तो हम मान लेते हैं कंसिडरेशन इज देयर। सो द ओनस ऑफ प्रूफ, ओनस का मतलब होता है बर्डन, बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द पर्सन हु चैलेंजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ कंसिडरेशन। सो अगर मैं बोल रहा हूं नहीं नहीं कंसिडरेशन नहीं था, तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा कंसिडरेशन नहीं था। और बात यहां खत्म नहीं हो जाती। जैसे मैंने बोल दिया कि कंसिडरेशन नहीं था, मैंने बता दिया, इसके बाद आगे वाली पार्टी को, समझो आप आगे वाली पार्टी हो, आपको एक और चांस मिलता है। आप फिर प्रूव कर सकते हैं, अच्छा शर्मा जी कंसिडरेशन नहीं था, फिर ये मैंने क्यों दिया था। तो आपको एक क्रॉस क्वेश्चन करने का चांस मिलेगा। सो कंसिडरेशन नहीं था ये मैं बोलने के बावजूद अगली पार्टी को एक और चांस मिलता है प्रूव करने का कि कंसिडरेशन था। सो तीन रूल आ जाते हैं। पहला रूल, कंसिडरेशन है ये मान लिया जाएगा। मैं बोल रहा हूं कंसिडरेशन नहीं था, सो मुझे प्रूव करना पड़ेगा। अगर मैंने प्रूव कर दिया नहीं था, देन बात खत्म नहीं होती, अगली पार्टी को चांस मिलता है ये प्रूव करने का कि नहीं नहीं कंसिडरेशन था, शर्मा जी झूठ बोल रहे हैं। सो ये भी एक चांस मिलता है। सो वही चीज है। So the onus of proof is on the person who challenges the existence of consideration, that is the defendant. If the defendant is able to make a good case, make out a good case by proving the want of consideration, यानी उसने अगर प्रूव कर दिया, मैंने प्रूव कर दिया कि कंसिडरेशन नहीं था, then the responsibility to prove that there was a consideration would shift on the plaintiff. So आपको एक और मौका मिलेगा, ऐसा कोर्ट डायरेक्ट मानेगा नहीं। So आपने देखा होगा मूवीज में ऐसा बताते हैं कि एक व्यक्ति कुछ प्रूव कर देता है, उसके बावजूद दूसरी पार्टी प्रूव करने के लिए उसको क्रॉस एग्जामिन करती है। आपने देखा होगा मूवीज आती है, जॉली एलएलबी में देखा होगा, वो एक व्यक्ति होता है संत बन के आता है जॉली एलएलबी 2 में। तो उसमें आपने देखा होगा वो मुजरिम होता है, संत बन के आता है, वो प्रूव करता है मैं तो संत हूं, फिर उसको क्रॉस एग्जामिन किया जाता है। सो क्रॉस एग्जामिनेशन की एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, ठीक है। सो वही चीज यहाँ पे भी होती है। मैं पहले तो मान लेंगे कोर्ट कि इसमें कंसिडरेशन है, फिर मैं बोल रहा हूं नहीं था और मैंने दलील अपनी पेश किया कि नहीं था, फिर कोर्ट दूसरी पार्टी को मौका देगा, देखो भाई शर्मा जी तो बता रहे हैं नहीं था, अब तुम बताओ कि तुमको अपनी सफाई में क्या बोलना है। तो आप फिर बताओगे कि नहीं नहीं कंसिडरेशन था, फिर आपको प्रूव करने का एक और मौका मिलता है। तो ऐसा है, तो क्रॉस एग्जामिन होते हैं। देन दूसरा है एवरी इंस्ट्रूमेंट बियरिंग अ डेट वॉज मेड और ड्रॉन ऑन दैट डेट। जो तारीख लिखी है उस पे उस डेट को बनाया गया। अब ये तो जाहिर सी बात है, ये तो ऐसे ही हम प्रिज्यूम करेंगे ही, जो लिखा है वो तो है ही। देन एवरी इंस्ट्रूमेंट इज ड्यूली स्टैम्प्ड। अब स्टैम्प्ड का क्या मतलब होता है? क्या उस पर स्टैम्प छापना पड़ता है? क्या अपना थप्पा मारना पड़ता है? नहीं, स्टैम्प्ड का मतलब होता है स्टैम्प ड्यूटी पे करना। तो स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट पे, चेक पे नहीं लगती, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट पे स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है, हर जगह के हिसाब से अलग अलग है, अमाउंट के हिसाब से अलग अलग है, उसके अलग अलग रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी होती है। आपको इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए दिया है, बट आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। सो हर एक इंस्ट्रूमेंट स्टैम्प्ड है एंड द एंडोर्समेंट वर मेड इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर। अगर उसमें एंडोर्समेंट में दिख रहा है कि पहले एक्स को आया, फिर वाई को आया, फिर जेड को आया, तो इसमें मान दिया जाएगा ये वैसा ही एंडोर्स हुआ, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एंडोर्समेंट। सो जैसा दिख रहा है वैसा ही है, ये मान लिया जाएगा अनलेस अदरवाइज प्रूव्ड। फिर एवरी एक्सेप्टेंस एंड ट्रांसफर वाज बिफोर मैच्योरिटी। ट्रांसफर और एक्सेप्टेंस मैच्योरिटी के पहले था, उसकी तारीख आने के पहले था। ये भी सिंपल सा पॉइंट है। एवरी होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। अल्टीमेटली वही मतलब हो गया, क्योंकि कंसिडरेशन भी मान लिया हमने, बिफोर मैच्योरिटी भी मान लिया, और गुड फेथ भी हम जनरली मानते ही हैं। सो इसीलिए जितने होल्डर हैं ये सब होल्डर इन ड्यू कोर्स है, ये मान लिया जाता है अनलेस अदरवाइज प्रूव। इसके विपरीत अगर प्रूव नहीं होगा तो हम मान लेंगे कि हर एक होल्डर होल्डर इन ड्यू कोर्स है, ठीक है, जब तक इसके अपोजिट प्रूव नहीं होता। सो होल्डर को हम होल्डर इन ड्यू कोर्स मानते हैं। अगला पॉइंट, राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। लिखित रूप में होना अनिवार्य है, जाहिर सी बात है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब ही होता है इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट।
So a negotiable instrument or a promissory note cannot be oral. It should always be with in writing. So writing and signature. Negotiable instrument must be written and signed by the parties according to the rules relating to promissory note, bill of exchange और checks. But yes, electronic check is an exception. उसमें साइनिंग जो होती है वो साइनिंग होती है इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल सिग्नेचर लगती है, ठीक है। आजकल वैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक चेक दिखेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉनिक चेक का अस्तित्व आने के पहले ही खत्म हो गया ऐसा आप बोल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चेक की जरूरत ही नहीं पड़ी, एनईएफटी चालू हो गया। एनईएफटी होता है, आईएमपीएस होता है, आरटीजीएस होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक चेक की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो डायरेक्ट फंड ट्रांसफर होते हैं, तो क्यों कोई चेक लिखेगा। सो फिजिकल चेक भी अब कम होते जा रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा खत्म होते जा रहे हैं, बट यस कम जरूर होते जा रहे हैं। फिर अगला पॉइंट, स्पेशल प्रोसीजर। इसमें स्पेशल प्रोसीजर लगती है केस फाइल करने की। जैसे कि आप जानते हैं, हम देखेंगे, हम सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट जब देखेंगे, उसमें हम देखेंगे अगर किसी ने चेक दिया और वो चेक बाउंस हो गया, सो यहाँ पे क्या करना पड़ता है। सो वहां पे आपको मैं बताऊंगा, यहाँ पे स्पेशल कोर्ट्स है, फास्ट ट्रैक कोर्ट है, फास्ट ट्रैक यहाँ पे डिसीजन होता है। नहीं तो आपको पता है कोर्ट में क्या होता है, अगर मैं एक केस फाइल कर रहा हूं, सो वो केस 5-5, 7-7, 10-10, 20-20 साल तक चलते रहती है, तारीख पे तारीख चलते रहती है। तो एक के बाद एक डेट्स आती रहती है, तारीख आती रहती है, और ये चलता रहता है। लेकिन हम चेक के केस में ये नहीं मानते, हम ये नहीं चाहते कि तारीख पे तारीख चलती जाए, और इसीलिए यहाँ पे स्पेशल समरी ट्रायल चलते हैं। सो देखते हैं अपन, समरी ट्रायल इज ऑप्शनल, वो अपन देखेंगे आगे। सो स्पेशल प्रोसीजर है, स्पेशल प्रोसीजर इज प्रोवाइडेड फॉर सूट्स ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। अ डिक्री, डिक्री का मतलब क्या होता है। सो डिक्री का मतलब होता है कोर्ट का ऑर्डर, ठीक है, ये ढिकरा डिक्री नहीं है। तो डिक्री यानी कोर्ट्स ऑर्डर, कोर्ट का ऑर्डर निकालना है अगर आपको, कैन बी ऑब्टेन्ड मच मोर क्विकली देन इट कैन बी इन द ऑर्डिनरी सूट्स। सो नॉर्मल केसेस में जितना टाइम लगता है उतना टाइम नहीं लगेगा, जल्दी यहाँ पे केसेस वगैरह रिजॉल्व हो जाते हैं। द प्रोविजन ऑफ समरी ट्रायल इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये एक और बुक है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसमें प्रोसीजर बताई गई है कोर्ट की। जैसे कि दो बुक है वैसे बेसिकली, सीपीसी एंड सीआरपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। सो सीआरपीसी जो है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, आर एप्लीकेबल एंड द फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सो ये नाम सुना होगा आपने, जेएमएफसी, जेएमएफसी ऐसा नाम सुना होगा। कुछ लोग जो लॉ करते हैं वो लोग जेएमएफसी के एग्जाम अपीयर होते हैं। सो जेएमएफसी यानी क्या, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। सो जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, जो जज है, मजिस्ट्रेट मीन्स जज मान सकते हैं आप। सो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है, यानी जो बेसिक लेवल पे है, और अगर मेट्रो सिटी है तो उसकी जगह मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है। मेट्रो सिटीज में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कैन ट्राई द ऑफेंसेस। ट्राई द ऑफेंस का मतलब वो गुनाह करके देखेगा ऐसा नहीं होता। नहीं तो आप बोलेंगे सर कैन ट्राई द ऑफेंस, यानी वो ट्राई करके देखेगा क्या ऑफेंस कैसे करना, तो नहीं, वो ट्रायल करता है। ट्रायल बोलते हैं इसको, जो प्रोसेस चलती है ना कोर्ट की, दैट इज कॉल्ड एज ट्रायल। आपने सुना होगा, ये भी न्यूज में बताते हैं कई बार, सलमान खान ट्रायल में पेश हुए, सो आपने सुना होगा। सो ट्राई द ऑफेंस, दैट मीन्स वो इसका डिसीजन दे सकते हैं। इसको ट्रायल इसीलिए बोलते हैं बिकॉज दे ट्राई टू गिव जस्टिस, सो न्याय देने की कोशिश करते हैं। सो ट्रायल, द ट्रायल इज टू बी कंक्लूडेड एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी, एंड द एफर्ट इज टू बी मेड कि ट्रायल 6 महीने में निपट जाए। नहीं तो आपको पता है कोर्ट में अगर केस गई तो तारीख पे तारीख चलते रहती है। सो इसीलिए तारीख पे तारीख न चलती रहे तो इसमें स्पेशल प्रोसीजर बताई है। और ध्यान रखो, अगर चेक वगैरह बाउंस होता है तो इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, क्राइम है ये, सिविल ऑफेंस नहीं है। दो होता है, देखो सिविल यानी क्या, सिर्फ पैसा दे दो तो बात खत्म हो जाती, बट क्रिमिनल ऑफेंस जो होता है ना, उसमें सिर्फ पैसा नहीं, उसमें जेल वगैरह देने के भी प्रावधान होते हैं। सो इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। सो इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, क्राइम है। सो मैंने चेक दिया और बाउंस कराया तो दैट इज अ क्राइम, ठीक है, तो क्रिमिनल ऑफेंस है, इसीलिए सीआरपीसी लगता है। ये सिविल केस नहीं है, नॉर्मल जैसा जमीन जायदाद का मामला होता है वैसा नहीं है, सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये क्रिमिनल ऑफेंस कहलाता है। सो जब हम सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट देखेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा चेक बाउंस कैसे होता है
और उसके ऊपर क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ता है, कैसे आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, तो तब मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कैसे क्या ये क्रिमिनल एक्ट के अगेंस्ट आप एक्शन ले सकते हैं। एविडेंस, a document which is a negotiable instrument may be used as evidence of the fact of indebtedness। जैसा कि मैंने बताया कि ये हमेशा कंसिडरेशन है, मान लिया जाता है। सो अगर मैंने आपको चेक दिया हूं, दैट मीन्स मान लिया जाएगा कि मैं पैसा देने को जिम्मेदार था। आई वॉज इंडेप्टेड टू यू, मुझे पैसा देना था, मुझे कुछ प्राप्त हुआ था और इसीलिए मुझे पैसा आपको पे करना था। सो इट विल बी डीम्ड, सो इट इज एन एविडेंस, इट इज अ प्रूफ ऑफ इंडेप्टनेस। देन इलेक्ट्रॉनिक चेक्स, आजकल इलेक्ट्रॉनिक चेक्स भी हैं, बट ये जैसा कि मैंने बताया आने के पहले ही समाप्त हो चुके हैं, आप बोल सकते हैं। ओनली चेक्स कैन बी मेड एंड सेंड बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एंड इट इज कवर्ड बाय द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ये आप आईटी में पढ़ोगे, आपका जो EIS-SM का जो टॉपिक है उसमें EIS जो है उसमें आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा करोगे। This act does not apply to bill of exchange and promissory note. Hence, bill of exchange or promissory note cannot be made in electronic forms. Only check can be made in electronic form. ठीक है, सो ऐसा है। स्टैम्प ड्यूटी मैंने जैसा कि बताया ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए, आपको ये याद रखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सो स्टैम्प ड्यूटी, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी स्टैम्प्ड। स्टैम्प का मतलब है स्टैम्प ड्यूटी पे की होना चाहिए। स्टैम्प डज नॉट मीन कि उस पर कोई थप्पा लगा होना चाहिए, ऐसा नहीं। तो स्टैम्प्ड का मतलब है इसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे होना चाहिए। द रेट्स ऑफ स्टैम्प ड्यूटी आर सेम ऑल ओवर इंडिया। द स्टैम्प ड्यूटी ऑन promissory note when payable on demand is 50 paise. The rate of bill of exchange and promissory note payable otherwise on demand varies from 2.5 रुपए से लेके 20 रुपए पर 1000 depending on the time period. There is no stamp duty on checks and bills of exchange payable on demand. ठीक है, सो सिंपल सा पॉइंट है, बट ये आपको याद रखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कुछ स्टॉपल के प्रोविजंस है। स्टॉपल मींस यू विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग, रोका जाएगा मुकरने से। सो प्रिज्यूम कर लेंगे हम, जो प्रिजम्पशन है वही चीज को हम स्टॉपल बोलेंगे यहाँ पे। जैसे हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि इसमें कंसिडरेशन था, सो कोई ये नहीं बोल सकता नहीं नहीं कंसिडरेशन नहीं था। अगर बोल रहा है तो ही विल हैव टू प्रूव, अनलेस वो प्रूव नहीं होता ही विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग दैट देयर वाज नो कंसिडरेशन। ठीक है, सो ऐसी कुछ स्टॉपल है। अगर उसमें डेट लिखी है तो कोई ये नहीं बोल सकता नहीं नहीं ये तारीख को थोड़ी बना है। तो जब लिखा है तो हम मान लेंगे उस तारीख को बनाए। ही विल बी स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग द फैक्ट कि ये डेट गलत है, अनलेस ही कैन प्रूव इट। अगर प्रूव करता है तो फिर तो बात अलग ही है, लेकिन प्रूव नहीं करता है, सिर्फ ऐसे ही बोल रहा है नहीं नहीं ये गलत है, सो दैट विल नॉट बी परमिटेड। ओरिजिनल पार्टी कुछ भी डिनाई नहीं कर सकती। सो एक एक करके हम देखते हैं प्रिजम्पशन और स्टॉपल। सो सेक्शन नंबर 118 119, इसमें रूल्स ऑफ प्रिजम्पशन एंड स्टॉपल दोनों दिए, प्रिजम्पशन एंड स्टॉपल। द कोर्ट इज एंटाइटल्ड टू मेक सर्टन प्रिजम्पशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड। जब तक इसके विपरीत कोई प्रूफ नहीं है हम मान लेंगे ये सब सही है। द सेम इंटर एलिया, इंटर एलिया का मतलब होता है अमंग अदर थिंग्स, बाकी चीजों के साथ में। ठीक है, तो ये आलिया नहीं है आपकी आलिया, आलिया के लिए तालिया, तो वो नहीं। इंटर एलिया मीन्स अमंग अदर थिंग्स, बाकी चीजों को भी मद्देनजर रखते हुए ये भी चीजें अप्लाई होती है। क्या क्या चीजें? द फर्स्ट इज, ऑलरेडी पढ़े हमने, कंसिडरेशन। जो ऊपर प्रिजम्पशन पढ़े वही है, जैसा कि मैंने आपको बताया। द इंस्ट्रूमेंट वॉज मेड और ड्रॉन फॉर कंसिडरेशन एंड एवरी पार्टी हु मेड इटसेल्फ बाउंड डिड फॉर कंसिडरेशन। जिसने भी इस पे साइन किया, आगे भेजा है, इसीलिए किया है क्योंकि उसको कंसिडरेशन प्राप्त हुआ था। डेट, जो डेट उसमें लिखी है दैट डेट विल बी डीम्ड एज द डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जिस दिन वो ड्रॉ किया था, इट वाज ड्रॉन ऑन दैट डेट। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस विद इन रीजनेबल टाइम एंड बिफोर मैच्योरिटी हुआ था, ये मान लिया जाएगा। एक्सेप्टेंस के ऊपर भी और चर्चा करना है हमको। ट्रांसफर, जितने ट्रांसफर हुए सब बिफोर मैच्योरिटी थे, मान लिए जाएंगे। एंडोर्समेंट्स, जैसे एंडोर्समेंट दिख रहे हैं वैसे ही ऑर्डर में एंडोर्समेंट हुए माने जाएंगे। जैसे ए ने एक्स को दिया, लिख रहा है, दिखा है उसमें, तो वैसा माना जाएगा। एक्स से वाई, तो वो उसी ऑर्डर में माने जाएंगे। स्टैम्प्स, अगर कोई प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक लॉस हुआ है तो मान लिया जाएगा ड्यूली स्टैम्प था।
चेक पे वैसे स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती, तो बट बाकी जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं मान लिए जाएंगे कि ड्यूली स्टैम्प्ड थे। हर एक होल्डर विल बी डीम्ड एज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, जितने भी होल्डर है सबको होल्डर इन ड्यू कोर्स मान लेंगे हम। However, if the instrument has been obtained from a maker or accepted by means of fraud, fraud से हुआ है, it is for the holder to prove that he is a holder in due course. अगर फ्रॉड हुआ था तो उसको प्रूव करना पड़ेगा, नहीं नहीं मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, ठीक है। सो होल्डर इन ड्यू कोर्स। प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट अभी नहीं समझेगा, आगे ये आएगा, अभी यहां लिख के रख लो, आएगा। तो प्रोटेस्ट क्या होता है ये बाद में पता लगेगा, अभी लिख के रख लो, आएगा। सो जब मैं बोलता हूं आएगा तो जरूर आएगा, ठीक है। वैसे काफी टाइम बाद आएगा, ये काफी देर से आएगा, बट आएगा जरूर। सो करण अर्जुन आएंगे, जरूर आएंगे, तो ये भी आएगा, देखेंगे। रूल ऑफ एस्टॉपल, एक एस्टॉपल है किनके ऊपर, जो ओरिजिनल पार्टीज है। देखो मैं आपको यहां से समझाता हूं कोई भी एक इससे, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज सबसे बेस्ट चीज है। समझो यहां पे ए ने गुड्स दिया बी को, बी ने सी को ऑर्डर दिया और सी ने उसको एक्सेप्ट करके ए को दे दिया, प्रॉपर हो गया, बिल बन चुका है प्रॉपर, एक्सेप्टेड भी है। इसके बाद ए ने ये एक्स को ट्रांसफर कर दिया, एक्स ने वाई को ट्रांसफर कर दिया। जब वाई जाता है सी के पास पेमेंट लेने, सो यहां पे अब ये तीनों मुकर जाते हैं, तीनों बोलते हैं ये तो कभी हुआ ही नहीं हमारे बीच, ये तो वैलिड ही नहीं है। सी मुकर जाता है, ए मुकर जाता है, बी मुकर जाता है, मना कर देते हैं, नहीं नहीं ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट ही नहीं बना था। अल्टीमेटली धोखा किसके साथ हो जाएगा, वाई के साथ, बेचारा इनोसेंट व्यक्ति। तो इन लोगों ने पहले बनाया, बाद में बोला नहीं नहीं ये तो हमने ऐसे ही बनाया था, ये तो मजाक था, तो क्या ये चलेगा? तो आंसर इज नो। इसीलिए दे विल बी स्टॉप्ड, ऑल द ओरिजिनल पार्टीज विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द फैक्ट दैट इन्होंने साइन नहीं किया या इसमें कुछ गड़बड़ है। हाँ अगर प्रूव होगा तो बात और है, बट जब तक प्रूव नहीं होता कि इनके साइन गलत थी या कुछ गड़बड़ है, तो तब तक हम उनको रोकेंगे कि तुम मुकर नहीं सकते, तुम्हारी साइन है ना, तुम नहीं मुकर सकते। सो वही चीज है रूल ऑफ एस्टॉपल। एस्टॉपल का मतलब समझाया पहले, मुकरना मना है, आप मुकर नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड एज एस्टॉपल। सो एस्टॉपल का रूल आपको पता है, बहुत अच्छे से पढ़ा है आपने, मुकरना मना है, यू कैन नॉट डिनाई योर प्रीवियस कंडक्ट। कोई ऐसा है जिसने नहीं पढ़ा है एस्टॉपल, जिसको नहीं पता है, हैंड रेज कर सकते हैं। वैसे सबने पढ़े हैं ऐसा मुझे ऐसी उम्मीद है, ऐसी आशा है। ऐसे हो सकते हैं कुछ लोग, जरूरी नहीं हर किसी ने पढ़ा हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो लोग साइंस से आए हैं, जैसा मैंने बताया था कि उन्होंने बीएससी करके आया, होते हैं ऐसे भी लोग, ऐसे लोग पाए जाते हैं दुनिया में, जो पहले साइंस में होते हैं फिर इधर आते हैं, और वो भी बैचलर होने के बाद, बैचलर ऑफ साइंस बीएससी वगैरह करके इधर आते हैं, ऐसे भी लोग पाए जाते हैं, तो होते हैं। तो पिछले पिछली बैच के पिछली बैच में एक था, उसने तो इंजीनियरिंग किया था, इंजीनियरिंग करने के बाद उसने बोला सर मुझे लगता है सीए करना चाहिए, और वो सीए करने आया था। तो ऐसे भी लोग पाए जाते हैं, इंजीनियर है और उसके बाद वो सीए करने आए, तो रहते हैं लोग, ठीक है। इन लोगों को लेकिन बेनिफिट मिलता है, आप देखोगे इंजीनियर है और साथ में ये कर रहा है, समझो और कोई कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह टाइप का व्यक्ति है, सो वो तो बढ़िया एक सॉफ्टवेयर बना सकता है इसके थ्रू। एक मेरा है, एक ऐसा क्लाइंट है मेरे, उनका एक जिम है फिटनेस स्क्वायर करके, तो एक मेरे क्लाइंट है, उनके मस्त एकदम दैयड़ सी बॉडी है, और वो पूरे बहुत ज्यादा फेमस भी है, और उनका जो जिम है वो जिम का खुद का ऐप बनाते हैं, क्योंकि वो खुद इंजीनियर है, तो ऐप भी खुद बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, खुद ही करते हैं सब, तो ऐसे लोग होते हैं। सो अलग अलग फील्ड से अगर दो फील्ड का नॉलेज है, सो उसको आप बेटर वे में यूटिलाइज भी कर सकते हैं। सो ऐसा हमको कई बार लगता है अरे साइंस करके इधर क्यों आ रहा, लेकिन आप देखेंगे इन लोग फिर कई बार बहुत अच्छा भी करते हैं, क्योंकि उनको दोनों फील्ड का बहुत डीप में नॉलेज हो जाता है। जनरली दिक्कत क्या होती है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसको अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं है, टैक्सेशन का नॉलेज नहीं है, सो वो सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाना जानता है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि अकाउंटिंग कैसे होती है, वो तो सिर्फ थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर जानता है। लेकिन अगर आपको दोनों का डीप में नॉलेज है तो आप उसको बहुत अच्छी तरह से आगे ले जा सकते हैं, सो ये एक बेनिफिट मिलता है उसमें। खैर चलो, तो रूल ऑफ एस्टॉपल की बात कर रहे थे हम। रूल ऑफ एस्टॉपल, एस्टॉपल का क्या मतलब है, मुकर नहीं सकते आप। सो वेयर वन पर्सन कॉजेस अनदर टू बिलीव,
अ थिंग टू बी ट्रू, आपने बोला ये सही है, ये सच है, एंड टू एक्ट अपॉन सच बिलीफ, then he is not allowed to deny the truth of that thing subsequently, बाद में वो उस चीज से मुकर नहीं सकता। वो ये नहीं बोल सकता नहीं नहीं ये तो झूठ था झूठ था, तो वो ये नहीं बोल सकता। such a person is stopped, prevented from denying his previous conduct or statement। so पहले जो कर चुका है वो झूठ था ना, तो भी उसको सच माना जाएगा। वही यहां पे बताया है, द प्रिंसिपल हैज बीन एम्बॉडीड इन द एक्ट with the following objective। ये क्यों लगाया गया है? The original parties to the instrument may not deny the validity of the instrument। नहीं तो कल चल के वो डिनाई करेंगे तो अल्टीमेटली सबका नुकसान हो जाएगा। The maker of a promissory note or acceptor of the bill may not deny the right of payee। वो ये नहीं बोल सकते पेई को अधिकार नहीं था, वो ये नहीं बोल सकते पेई ने ट्रांसफर क्यों किया, ट्रांसफर भी डिनाई नहीं कर सकते, वो दिए ही आगे भी। अगर किसी व्यक्ति की सिग्नेचर है उसमें तो ही मे नॉट डिसओन हिज सिग्नेचर और द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एनी प्रायर पार्टी। एग्जाम्पल देता हूं, सेम एग्जाम्पल ऊपर जो दिया है उससे मैं बता रहा हूं। समझो यहां पे ए ने जब एक्स को दिया तो एक्स वॉज अ माइनर, समझ लो कि एक्स माइनर था, और माइनर ने फिर ये वाई को दे दिया, वाई ने जेड को दे दिया। क्या बी ये बोल सकता है कि बीच में माइनर आया तो ये खत्म हो गया है? द आंसर इज नो। बी ये नहीं बोल सकता, वही चीज लिखी है वहां पे, बी ये नहीं बोल सकता कि ये तो माइनर है। हाउ कैन ही ट्रांसफर? ही कैन नॉट डिनाई द कैपेसिटी ऑफ पार्टी टू ट्रांसफर, ही कैन नॉट डिनाई द कैपेसिटी ऑफ द पेई टू ट्रांसफर और टू क्लेम मनी। सो वो डिनाई नहीं कर सकता, ही विल हैव टू पे द अमाउंट। ठीक है, सो ये कुछ प्रिजम्पशंस लगते हैं, ये कुछ एस्टॉपल्स लगते हैं ऑन द ओरिजिनल पार्टीज। देन एक सवाल पूछा था थोड़ी देर पहले मैंने आपसे, क्या इंस्ट्रूमेंट आफ्टर मैच्योरिटी भी हो सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है? तो मैंने खुद ही आंसर दिया था यस, और इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, और इसके ऊपर पूरा सेक्शन है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये तो एक्ट बोल रहा है कि इंस्ट्रूमेंट अगर आफ्टर मैच्योरिटी ट्रांसफर होता है तो क्या होगा। सो देखो, इंस्ट्रूमेंट बिफोर मैच्योरिटी ट्रांसफर होगा तो होल्डर इन ड्यू कोर्स बनेगा। वहीं से आपको समझ जाना चाहिए कि अरे ये ने इसका मतलब ये है कि बाद में भी ट्रांसफर हो सकता है। सो यस, वहीं से समझ जाना चाहिए आपने कि अगर लिखा है कि बिफोर मैच्योरिटी लेगा तो होल्डर इन ड्यू कोर्स, मींस आफ्टर मैच्योरिटी लिया तो भी हो सकता है ट्रांसफर। यस, आफ्टर मैच्योरिटी भी ट्रांसफर हो सकता है। फिर यहां पे क्या राइट्स मिलेंगे? यहां होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बनेगा। एक एग्जाम्पल दिया है, उसके हिसाब से हम देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट अक्वायर्ड आफ्टर मैच्योरिटी, द होल्डर ऑफ एन ओवरड्यू इंस्ट्रूमेंट, ओवरड्यू ऑलरेडी डिसऑनर हो चुका है या उसकी ड्यू डेट निकल चुकी है, टू इज अफेक्टेड बाय द डिफेक्ट ऑफ टाइटल ऑफ हिज ट्रांसफरर। सो यहां पे जो टाइटल ऑफ ट्रांसफरर है उतना ही टाइटल ट्रांसफर होगा। एग्जाम्पल दिया है, ए एक्सेप्ट्स अ बिल ड्रॉन बाय बी। सो एक मिस्टर बी है, मिस्टर बी ने क्या किया, थोड़ा ऊपर से बनाते हैं। एक मिस्टर बी है, मिस्टर बी ने ए के ऊपर एक बिल बनाए थे, ए ने ये बिल को एक्सेप्ट किया और भेज दिया, एक्सेप्टेड। एंड डिपॉजिट्स विद बी सर्टेन गुड्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। समझो यहां पे इसने कोई गुड्स सेल किया था, गुड्स दिया था, मैं गुड्स के बदले में यहाँ ट्रक बना देता हूं तो आपको समझेगा, क्योंकि दो जगह गुड्स आएंगे तो दिक्कत जाएगी। तो ये है ट्रक, सनी पाजी का, सनी पाजी निकले गाड़ी लेके रास्ते पे सड़क पे, ए आया, ए को उनने गुड्स दे आया। अब इसके बाद ए ने बी को बिल एक्सेप्ट करके दिया और साथ में दिया उसने गोल्ड, गोल्ड, गोल्ड रिंग, गोल्ड रिंग दिया उसने साथ में। सो गोल्ड रिंग एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी दे दिया। अब क्या होता है, द बिल नॉट हैविंग बीन पेड एट मैच्योरिटी, मैच्योरिटी का वक्त आया था, मैच्योरिटी में बी जाता है ए के पास, पेमेंट मांगता है, पर ए पेमेंट नहीं करता है, पैसा नहीं मिलता है।
और इसके बाद ये हो गया अब ओवर ड्यू, मैच्योरिटी निकल चुकी, अब ये हो गया ओवर ड्यू। अब क्या होता है, बी सेल्स द गुड्स एंड रिटेन्स द प्रोसीड्स। बी ने ये गुड्स बेच दिया, ये जो गोल्ड था ये गोल्ड बेच दिया और पैसा रख लिया, बट इन ब्रीच ऑफ फेथ एंडोर्सेस द बिल टू सी, और इसने बिल आगे सी को ट्रांसफर कर दिया, मिस्टर सी को। सी हैविंग ओनली द राइट ऑफ बी कैन नॉट रियलाइज द अमाउंट ऑफ बिल फ्रॉम ए। अब सी को पैसा लेने का अधिकार नहीं है, क्यों? क्योंकि बी को अधिकार नहीं है। बी ने जैसे ही ये गोल्ड बेच दिया उसका अधिकार खत्म हो गया, उसने गोल्ड बेच के पैसा ले लिया। समझो कम वैल्यू का होगा गोल्ड, तो समझो 1 लाख के गुड्स थे, 1 लाख रुपए के गुड्स थे और गोल्ड की वैल्यू थी सिर्फ 40,000। सो अब कितना राइट है बी का बचा हुआ? 60,000 का राइट अभी भी बचा है। सो बी उतना ही राइट ट्रांसफर करेगा ए को, यानी सी जाएगा ए के पास, भले ही बिल 1 लाख का था बट अब वो 1 लाख रुपए क्लेम नहीं कर सकता, ही कैन क्लेम ओनली 60,000, क्योंकि 40,000 ऑलरेडी दे चुके हैं, 40,000 की गोल्ड रिंग थी जो बेच चुके हैं। दैट मीन्स 40,000 से ए मुक्त हो गया। बी को अब अधिकार बचा है सिर्फ 60,000 रुपए रिकवर करने का, एंड बी कैन ट्रांसफर ओनली दैट राइट। ठीक है, सो अगर ओवर ड्यू बिल है तो ऐसे केस में ही विल नॉट बिकम अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये नहीं बनेगा। ये क्या बनेगा? ये बनेगा ओनली होल्डर। तो ये होल्डर है, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके बताता हूं, वैसे ये भी सिंपल ही है, और सिंप्लीफाई करता हूं। समझो गोल्ड रिंग नहीं होगी, अगर नहीं है तो क्या होगा? गोल्ड रिंग नहीं है, मान लो ए ने बी को गुड्स दिया था, सॉरी ए ने बी को, सॉरी बी ने ए को गुड्स दिया था, बी ने गुड्स भेजा ए को, साथ में बिल लिख के भेजा। ए गाना गा रहा है, फिर ले आया बिल मजबूर, तो बिल लेके आया। ए क्या करता है? ए गाना नहीं गाता, ए उस पर साइन करता है, एक्सेप्ट करता है और बी को दे देता है। कोई गोल्ड वगैरह नहीं है। अब बी क्या करता है? बी जाता है पेमेंट के लिए ए के पास, ए पेमेंट नहीं करता है, ए ने पैसा नहीं दिया, ए डिड नॉट पे। अब बी इस इंस्ट्रूमेंट को आगे भेज देता है सी को। अब सी को क्या अधिकार है? अब सी को क्या करने को मिलेगा? क्योंकि अब बिल को तो इसने डिसऑनर कर चुका था, ए ने मना कर दिया था मैं पेमेंट नहीं करता, आफ्टर मैच्योरिटी हो गया, ओवरड्यू हो चुका है बिल, पेमेंट करने से ए ने मना कर चुका है। अब बी ने अगर सी को ट्रांसफर किया, सो सी होल्डर इन ड्यू कोर्स तो नहीं बनेगा। अब बताओ बी को क्या अधिकार है? बी को अधिकार है अभी भी वो केस फाइल करके रिकवर कर सकता है। इसने पैसा देने से मना किया, दैट डज नॉट मीन कि वो लायबिलिटी नहीं है उसके ऊपर। अभी भी बी को अधिकार क्या था कि ही कैन फाइल अ सूट, वो कोर्ट में ले जा सकता था उसको और पैसा मांग सकता था। अब क्योंकि बी ने ये सी को दे दिया है इंस्ट्रूमेंट, बिल सी को एंडोर्स कर दिया है, सो अब सी को वही अधिकार प्राप्त हो जाएंगे अगेंस्ट ए। मींस अब सी भी इसके ऊपर केस फाइल करके रिकवरी कर सकता है। ठीक है, क्योंकि बी के जितने अधिकार उतने सी को ट्रांसफर होंगे। इन सिंपल टर्म्स जो आपका बेसिक रूल था कि होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन स्यू, ही विल गेट अ बेटर टाइटल, वो रूल यहां पे फेल हो जाता है। जैसे ही आफ्टर मैच्योरिटी हो गया, सो सी विल ऑल्सो बी अफेक्टेड बाय द डिफेक्ट ऑफ टाइटल। अगर बी का टाइटल डिफेक्टिव है, बी को अगर ओनरशिप नहीं है, सो यहां पे सी विल ऑल्सो नॉट गेट दी ओनरशिप। ठीक है, सो अपने केस में क्योंकि अपने केस में गोल्ड रिंग ऑलरेडी इसने बेच चुका है, सो इसके बाद अब इसका कोई अधिकार नहीं बचा, और इसीलिए अब सी का भी अधिकार नहीं बचेगा, क्योंकि सी विल ऑल्सो बी अफेक्टेड बाय द डिफेक्ट ऑफ टाइटल ऑफ बी। तो यहां आपका जनरल रूल फिर से अप्लाई होने लगेगा, नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट। ठीक है, सो ऐसा है। फिर आगे ये दिया है, बट इफ सी वर बोनाफाइड एंडोर्सिप बिफोर मैच्योरिटी, अगर ये बिफोर मैच्योरिटी होता, बोनाफाइड होता, इन गुड फेथ, ही कुड रियलाइज द अमाउंट फ्रॉम ए। ठीक है, अगर बिफोर मैच्योरिटी होता तो वो रिकवर कर सकता था, बट क्योंकि आफ्टर मैच्योरिटी है तो ही विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू रिकवर, सिंस उसको उतने ही अधिकार ट्रांसफर होंगे जितने मिस्टर बी को थे।
अब यहां तक आपको अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, इसके बाद हम आगे की चर्चा चालू करेंगे। अभी बहुत सारी चीजें बची है, अभी तो बस शुरुआत है, लेकिन बहुत सारी चीजें बाकी है अभी। बट फिर भी अगर आपको यहां तक कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स सॉल्व करूंगा। और अगर कोई चीज होगी जो मैं बोलूंगा कि आगे आएगी तो वो जरूर आगे आएगी। कोई डाउट नहीं है? मजा आ रहा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में? लग रहा होगा अरे ये तो हमको आता था फिर लग रहा होगा अरे नहीं आता ऐसा भी होता है। हाँ कुछ तो आया। कैन सी ए, कैन सी यू ए, अगर पैसा लेने का अधिकार बचा होगा तभी केस फाइल करेगा। ऑलरेडी गोल्ड बेच दिया है तो ए बोलेगा भाई मेरा गोल्ड था वो तो बेच दिए, मैं क्यों पैसा दूं। लेकिन हाँ समझो, जैसा मैंने एग्जांपल दिया आपको कि गोल्ड की वैल्यू कम थी, 1 लाख के गुड्स थे और गोल्ड सिर्फ 40,000 का था, तो अब 60,000 के अधिकार बचे हैं सी के पास। सो सी कैन sue फॉर 60,000, ठीक है। बट अगर गोल्ड पूरा कवर कर रहा है पैसा, सो बी को कुछ भी अधिकार नहीं है। अब ही कैन नॉट इवन फाइल अ सूट। देखो सिंपल रूल है, क्या बी सूट फाइल कर सकता है आफ्टर सेलिंग गोल्ड? नहीं कर सकता, क्योंकि उसने गोल्ड बेच दिया, उसको पैसा मिल गया। नाउ ही कैन नॉट से कि मुझे पैसा दो। अब क्योंकि बी का अधिकार खत्म, सी का अधिकार खत्म। सिंपल रूल। अगर बी को अधिकार होगा, कम में बिका गोल्ड, बी को अधिकार है, उतना अधिकार सी को मिलेगा, तो उतने के लिए केस फाइल कर सकेगा। सिंपल। और कुछ डाउट्स वगैरह? इंटरेस्टिंग सा एक्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। अगर आप समझ के आगे बढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा इस एक्ट में। लेकिन अगर आप रटने की कोशिश करेंगे या थोड़ा पैनिक होंगे कि, या ऐसा मान लेंगे नहीं नहीं मुझे तो आता है, ऐसा भी होता है। क्या होता है ना, जैसे अपन फाउंडेशन से इंटर में आते हैं तो कई बार हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। सो वैसा भी मत होने देना। अभी भी आप लर्निंग एटीट्यूड बना के रखो, हमेशा रखना हो तो। सो मैं तो आज भी रखता हूँ। सो आज भी मैं नई नई चीजें सीखते रहता हूँ, कोई भी चीज कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। सो इसीलिए आपको हमेशा लर्निंग एटीट्यूड तो बना के रखना चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए नहीं नहीं अरे हमको तो आता है। सो हर चीज सीख रहे हैं उस हिसाब से अपन को आगे बढ़ना है, ठीक है। सो आज मुझे वैसे अच्छा लग रहा है, मैं देख के खुश हूँ। आज अपने क्लास की अटेंडेंस लगभग पूरी है। 2-3 लोग आए थे गए हैं, बट मे बी नेटवर्क एरर होगा। 2-3 लोग का मेरे को ऐसा लगता है ठीक है, नेटवर्क एरर हो सकता है। और बैकअप्स मैं डेली के अपलोड करते जा रहा हूँ, रोज के बैकअप आपको देखने को मिलेंगे। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, और मैं कुछ टाइम में वो ऐप पे भी अपलोड कर दूंगा। बट यूट्यूब पे आपको ज़्यादा सहूलियत है, आप डायरेक्टली वही प्लेलिस्ट से जाएंगे तो आपको डायरेक्टली लाइन से पूरे लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। और यूट्यूब पे एक फ़ायदा ये है कि आप उसको फास्ट फॉरवर्ड वगैरह ये सब चीज़ें भी कर सकते हैं। तो आप बैकअप्स वगैरह आपको चाहिए तो आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट दिख नहीं रहा है, दैट मीन्स सब समझ गया ऐसा मैं मान लूंगा। हाँ इशिका का एक क्वेश्चन आ गया, रूल्स ऑफ प्रिजम्पशन का पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 का मतलब है स्टैम्प ड्यूटी पे की हुई है, तो जो भी स्टैम्प ड्यूटी लगती है प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज पे, गुम भी गया तो, अब गुम गया तो दिखेगा नहीं, गुमा नहीं तो उसमें तो लिखा होता है इतनी स्टैम्प ड्यूटी पे की, लेकिन गुम गया तो मान लिया जाएगा उसमें पे किया हुआ होगा, ठीक है, अनलेस अदरवाइज प्रूव्ड। चलो कोई और डाउट नहीं होगा तो आगे बढ़ेंगे। देखो डाउट रखना मत, मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी डाउट आगे लेके जाएं। हाँ जो चीज मैंने बोला हूँ आगे क्लियर होगी वो आगे क्लियर होगी, जैसे प्रोटेस्ट है। सो प्रोटेस्ट अभी नहीं समझेगा, वैसे मैं चाहूँ तो समझा सकता हूँ, बट जब आगे आने ही वाला है अच्छे से डीप में, सो मैं चाहता हूँ उसको अपन रहने दो, उसको जब आगे आएगा तब हम देखेंगे, ठीक है। सो उसका क्योंकि ज्यादा काम नहीं है, जब काम आएगा तब देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। सो जैसा कि मैंने बताया देयर आर बेसिकली ओनली 3 टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। द फर्स्ट इज बिल ऑफ एक्सचेंज, सेकंड इज प्रॉमिसरी नोट एंड द थर्ड इज चेक। इसके अलावा चौथा कोई प्रकार हो ही नहीं सकता। बिल्स ऑफ एक्सचेंज सिर्फ ये 3 ही होंगे, प्रॉमिसरी नोट, सॉरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 3 ही होंगे, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। इनके अलावा कुछ नहीं हो सकता। प्रॉमिसरी नोट एक एक करके अब हम इनको देखेंगे, चुन चुन के देखेंगे।
तो एक एक को देखते हैं। पहला प्रॉमिसरी नोट। सो प्रॉमिसरी नोट डेफिनेशन, प्रॉमिसरी नोट इज अ नोट containing a promise to pay, containing certain promise to pay a certain sum of money। कुछ वर्ड्स आप देखेंगे, certain promise to pay certain sum of money। हाँ, एक चीज और मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, बैकअप आप सिर्फ बैकअप करके यूज करो। वैसे मैंने आपकी बैच से वाकिफ हूँ, आप जितने भी बच्चे इसमें हैं, तो ज्यादातर लोगों को मैं जानता हूँ। भले फिजिकली अपन लोग कभी एक दूसरे को देखे ना हो, ऐसा भी हो सकता है, मिले ना हो, ऐसा हो सकता है, बट फिर भी मैं आपका जितना नेचर है वो तो जान चुका हूँ। बट हाँ, मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि आप जहां तक हो सके लाइव क्लास करो, बैकअप के भरोसे मत रहो। जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि लोग बैकअप का गलत फायदा उठा रहे हैं, उस दिन मैं बैकअप बंद कर दूंगा। सो ये मैं वार्निंग नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, क्योंकि देखो लाइव क्लास के साथ साथ हो जाती है चीजें। सो मैं इसीलिए बोला क्योंकि अभी जस्ट मैंने बोला कि हो सकता है कभी नेटवर्क इशू हो और 2 जन और कम हो गए। सो ये डेलिब्रेट लग रहा है, जानबूझकर शायद कुछ कम हुए कि अरे सर को लग रहा होगा नेटवर्क इशू है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो ऐसा है। आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन, प्रॉमिसरी नोट, ये जनरल डेफिनेशन बताई गई है आपको। जनरल डेफिनेशन के हिसाब से प्रॉमिसरी नोट इज अ नोट कंटेनिंग सर्टन प्रॉमिस टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी। एक फिक्स सम होता है, सर्टन सम होगा कि इतना पे करना है, ठीक है। सेक्शन 4, प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। अब सेक्शन 4 इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर से बहुत सारी चीजें निकल के आएगी। वैसे यही चीजों को हम आगे देखेंगे एसेंशियल्स करके। एसेंशियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है आपको इसके ऊपर से। सो देखते हैं प्रॉमिसरी नोट, सेक्शन 4। प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, लिखित रूप में होगा पहली चीज। नॉट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट। बचपन में किसी ने आपको बताया था क्या बैंक नोट करेंसी नोट एक प्रॉमिसरी नोट होता है? ऐसा बताया था किसी ने? आप अगर कॉमर्स की तरफ से हैं तो आपको 11th-12th में किसी ने बताया होगा, आपके स्कूल टीचर्स ने या इवन ट्यूशन टीचर्स ने आपको बताए होंगे कि बैंक नोट भी तो प्रॉमिसरी नोट है। झूठ बताए थे, गलत बताए थे। डेफिनेशन स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करती है। देखो, प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ठीक है। नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट, बैंक नोट करेंसी नोट प्रॉमिसरी नोट नहीं होता। तो जो भी बताया था झूठ बताया गया था आपको। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, अनकंडीशनल पहली चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखो, अनकंडीशनल, विदाउट कंडीशन होना चाहिए। कंडीशनल नहीं हो सकता प्रॉमिसरी नोट। अगर आपने कंडीशन लगाए तो इट इज नॉट अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट, उस पर आप क्लेम नहीं कर सकते। कंडीशनल नहीं होना चाहिए। सो कोई भी प्रॉमिसरी नोट कंडीशनल नहीं बनाया जा सकता। तो कंडीशनल अगर है तो दैट विल बी वॉइड। अपन देखेंगे, क्वेश्चन इसी पे आएगा आपको कि कब कब प्रॉमिसरी नोट वैलिड होता है और कब कब प्रॉमिसरी नोट वॉइड रहेगा। आपको क्वेश्चन रहेगा, एमसीक्यूज आ सकते हैं इसके ऊपर, या फिर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। एमसीक्यू आने के बहुत ज्यादा चांस है, सो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। सो a promissory note is an instrument in writing, not being a bank note or a currency note, containing an unconditional undertaking signed by the maker। so unconditional है, undertaking है, signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or the bearer of an instrument। so either a certain person or to a bearer of the instrument। so क्या बोल दिया है, प्रॉमिसरी नोट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लिखित रूप में होगा, जो कि बैंक नोट या करेंसी नोट नहीं होना चाहिए सबसे पहले तो, और कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of certain person or the bearer of the instrument। ये हो गई डेफिनेशन। डेफिनेशन आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं आपको जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स एसेंशियल्स बताऊंगा ना, अपने आप सब चीजें याद होते जाएगी। सो आपको याद रखना है बट रटना नहीं है, ठीक है। कैसे याद रहेगा मेरे पे छोड़ दो, अभी जैसे आगे बढ़ेंगे सब याद होते जाएगा। द पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिस टू पे इज कॉल्ड द मेकर। जिसने प्रॉमिस किया उसको मेकर बोलते हैं। ही इज द डेटर,
डेटर है, वो पैसा देने को जिम्मेदार है, तो देवाल, देने वाला। आपको डेटर क्रेडिटर में दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप साइंस की तरफ से होंगे तो डेटर क्रेडिटर में दिक्कत हो रही होगी, मैं फिर भी समझा देता हूं, वैसे ऐसे होना नहीं चाहिए, नहीं तो आपको लगेगा सर डेटर कैसे हो गया, ये कैसे कैसे। तो मैं बता देता हूं, इसने जैसे ही गुड्स दिया मींस पैसा लेने का राइट है, सो पैसा लेना है मींस ये डेटर हो गया, ठीक है, इससे पैसा लेना है, पैसा देने वाला, ठीक है, तो पैसा देने वाला डेटर, सो ही इज लायबल टू पे। जिसको पैसा लेना है ही इज अ क्रेडिटर, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। एंड मस्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट, सो मेकर होता है, डायग्राम बने हैं आपके पास, डायग्राम्स देखते जाओ, मेकर कहलाता है वो, एंड ही इज द डेटर एंड मस्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट। द पर्सन हु विल गेट द मनी दैट इज द क्रेडिटर इज कॉल्ड द पेई, तो उसको हम पेई बोलते हैं, पेई। फिर एग्जाम्पल दिया है, बी बाइज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम एस, बना लेते हैं डायग्राम, जरूरत नहीं है वैसे बट फिर भी मैं बना देता हूं। बी ने क्या किया, मिस्टर बी ने कुछ गुड्स खरीदा फ्रॉम एस, एस से गुड्स खरीदा, अब उसको पैसा देना था, तो वो क्या करता है, पैसा देने के बदले वो एक नोट लिख के दे देता है, लिख दिया उसने प्रॉमिस, प्रॉमिसरी नोट, उसमें प्रॉमिस कर दिया उसने कि आई प्रॉमिस टू पे यू 1,00,000 रुपीज, या जो भी अमाउंट होगा, सो आई प्रॉमिस टू पे एस और ऑर्डर ऑन डिमांड 50,000 रुपीज फॉर वैल्यू रिसीव्ड, तो उसको वैल्यू मिली, गुड्स मिले, उसके बदले वो पैसा पे करने का वादा कर रहा है। इफ एस गिव्स अ ट्रेड क्रेडिट, अगर उधारी देता है एस, एस बोलता है पैसा 1 महीने में दे देना, तो ऐसे केस में वो उसमें लिख सकता है 30 डेज, इफ एस गिव्स ट्रेड क्रेडिट ऑफ 30 डेज, 1 महीने के बदले 30 डेज लिखा है, तो बी विल राइट, वो क्या बोलेगा, आई प्रॉमिस टू पे एस और ऑर्डर 50,000 आफ्टर 30 डेज फ्रॉम टूडे, सो 30 दिन का टाइम रखा, या तो डिमांड रख सकता है वो, जब वो मांगेगा तब मैं पैसा दे दूंगा, या तो कोई टाइम लिख सकते हैं कि 30 दिन के बाद मैं पैसा दे दूंगा फॉर वैल्यू रिसीव्ड, दिस इज अ प्रॉमिसरी नोट, ठीक है, सिंपल टाइप है। अब एस को खुद को कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, एस नीड नॉट कलेक्ट फ्रॉम बी पर्सनली, एज द वर्ड्स यूज्ड आर एस और ऑर्डर, और ऑर्डर का क्या मतलब है, आइदर एस, या एस अगर ऑर्डर कर रहा है कि तुम एक्स को दो, तो एक्स को पेमेंट देना पड़ेगा, सो और ऑर्डर, so S can authorize any other person to collect amount from B. This is done by making an endorsement on the promissory note. If S writes pay Z or order, then Z can collect the amount from B. ठीक है, अगर उन्होंने Z लिखा है तो Z can claim the amount from B. Simple. Then कुछ examples दिए हैं. A signs instruments in the following terms. First, I promise to pay B or order ₹500. सो क्या ये प्रॉमिसरी नोट है, द आंसर इज यस, ये एक प्रॉमिसरी नोट है, ठीक है, वो बोल रहा है मैं बी को पेमेंट करूंगा 500 रुपए, बी को या उसके ऑर्डर पे। आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड टू बी इन ₹1,000 टू बी पेड ऑन डिमांड, सो मैं 1,000 रुपए के लिए उधारी में डूबा हूं और मैं ये 1,000 रुपए जब भी मांगेगा बी तो मैं इसको पे कर दूंगा, दिस इज ऑल्सो वैलिड प्रॉमिसरी नोट। सी, सी में क्या लिखा है, मिस्टर बी आई ओ यू, आई ओ यू का मतलब है आई ओ यू ₹1,000, क्या ये प्रॉमिसरी नोट है, ऐसा लिख देने से क्या ये प्रॉमिसरी नोट होता है, देखो ये गड़बड़ नहीं है, आई ओ यू लिखा है ना, दैट इज ओके, वैसा भी लिखा तो चलता है, तो आई ओ यू उसने लिखा है 1,000, उसकी दिक्कत नहीं है, बट ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बोला आपको, प्रॉमिसरी नोट इज अ प्रॉमिस टू पे, क्या यहां पे वो प्रॉमिस कर रहा है पे करने का, नहीं कर रहा, वो सिर्फ बोल रहा है कि मैं पैसा देने के लिए जिम्मेदार हूं, मैं पैसे में डूबा हूं, मैं तुम्हारी उधारी लेके बैठा हूं,
लेकिन उसने ये नहीं बोला मैं पे करूंगा। तो मैं ऐसा कर सकता हूं? हाँ, मैं उधारी में हूं, 1000 रुपए दिए हो तुमने, नहीं दूंगा, क्या करते? तो जरूरी नहीं मैं पे करूंगा। मैंने ये तो बोला ही नहीं मैं पे करूंगा। इट इज नॉट अ प्रॉमिस, इट इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट। सिर्फ इंडेटेड हैं ये बताना प्रॉमिसरी नोट नहीं होता। अ मियर एक्नॉलेजमेंट ऑफ इनडेटनेस, सिर्फ ये एक्सेप्ट कर लेना कि यस मैं तुम्हारे पैसे देने को जिम्मेदार हूं, ये बोल देने से मैं प्रॉमिसरी नोट नहीं बना रहा। मैं ये लिख दूंगा तो प्रॉमिसरी नोट नहीं बन गया। मेरे को वादा करना पड़ेगा। एंड आई प्रॉमिस टू पे, ऊपर देखो, ऊपर भी वैसे ही है, आई एक्नॉलेज माई इंडेप्टेड टू, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेप्टेड टू बी इन ₹1000। अगर यहीं तक लिखा होता ना तो ये भी प्रॉमिसरी नोट नहीं हुआ होता। उसके आगे उसने लिख दिया टू बी पेड ऑन डिमांड, और इसीलिए ये प्रॉमिसरी नोट हो गया। अब ये ध्यान रखो, और ऑर्डर लिखो या नहीं लिखो इससे फर्क नहीं पड़ता, फॉर वैल्यू रिसीव्ड लिखो या नहीं लिखो इससे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दीज आर प्रिज्यूम्ड। जैसे ही हमने बोला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो इट इज प्रिज्यूम्ड कि ये आगे जा सकता है। ये लिखे नहीं तो भी ये जा सकता है, आगे किसी और को दे सकते हैं। अगर वैल्यू रिसीव्ड नहीं लिखे तो भी चलता है, क्योंकि इट इज प्रिज्यूम्ड, हमने माना है, कंसिडरेशन है। सो ये लिखे नहीं तो भी चलता है, बट ये लिखना होगा कि यस मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। भले ही वो वर्ड प्रॉमिस यूज ना करे तो भी चलता है। जैसे सेकंड वाले केस में उसने कहीं प्रॉमिस वर्ड यूज नहीं किया, सिर्फ ये लिखा है कि मैं डिमांड पे करूंगा, उसने प्रॉमिस वर्ड लिखा ही नहीं तो भी चलता है। लेकिन पैसा देने का वादा जरूर होना चाहिए, जैसे कि सी में नहीं है, सो सी इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट, क्योंकि ऊपर क्या लिखा है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग टू पे, टू पे होना चाहिए, पेमेंट करने के लिए उसने एग्री किया होना चाहिए। ठीक है, फिर आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 एंड ऑल अदर सम्स विच शैल बी ड्यू टू हिम। क्या ये प्रॉमिसरी नोट है? द आंसर इज नो, ये भी प्रॉमिसरी नोट नहीं है। एंड ऑल अदर सम्स, कौन से सम्स नहीं पता, ऑल अदर सम्स, ऊपर जाओ फिर से, क्या लिखा है यहां पे, सर्टन सम होना चाहिए, सर्टन, तय होना चाहिए, इतना पे करूंगा, सर्टन सम। सो अगर ये सर्टन नहीं है, सो ये भी वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा। सो यहां सर्टन नहीं है, इसने लिखा एंड ऑल अदर सम्स विच शैल बी ड्यू टू हिम, दिस इज ऑल्सो नॉट अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट। अगला पॉइंट, आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 फर्स्ट डिडक्टिंग देयर आउट एनी मनी विच ही मे ओ मी। तो मैं 500 रुपए पे करूंगा, बट पहले मैं जो भी मेरे को वो देने के लिए जिम्मेदार है उतना काटूंगा। ये भी वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं रहा। फिर आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 7 days आफ्टर मैरिज विथ सी, ये वाला, क्या मैरिज के बाद पैसे देने का वादा करना ये वैलिड रहेगा? द आंसर इज नो। ध्यान रखो, मैंने एक वर्ड और बताया था आपको, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, अनकंडीशनल होना चाहिए वो, अनकंडीशनल, कुछ कंडीशन नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। यहां तो कंडीशन है, तुम शादी करो और मैं पैसे दूंगा, सो कंडीशनल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान रखो, मैरिज जो है ना इसको कंडीशनल माना जाता है और डेथ को नहीं माना जाता, क्योंकि डेथ तो सर्टन है, डेथ को सर्टन मानते हैं हम, डेथ को अनसर्टन थोड़ी मानते हैं, डेथ तो होना ही है ना, भले ही टाइम ऑफ डेथ इज अनसर्टन। अगर यहीं पे लिखा होता आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 7 days आफ्टर डेथ ऑफ सी, सो इट वुड हैव बीन अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट। सो अगर उसमें डेथ के बाद बोला है, क्योंकि भले डेथ का टाइम ऑफ ऑकरेंस इज नॉट सर्टन, पर जो जो व्यक्ति पैदा हुआ है, जो जी रहा है, उसका मरना तो तय है, तो मृत्यु को तो प्राप्त होगा ही, आज नहीं तो कल। सो इसीलिए डेथ को सर्टन मानते हैं, उसको अनकंडीशनल, उसको कंडीशनल नहीं मानते, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अनकंडीशनल। बट बाकी केसेस में जो सर्टन नहीं है, होना नहीं होना तय नहीं है, उसको हम कंडीशनल बोलते हैं, जैसे कि यहाँ मैरिज लिखा है। सो आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 7 days after my marriage with C. So this is not a valid promissory note since it is conditional on an uncertain event. फिर I promise to pay B on D's death.
सो ये वैसे वैलिड हुआ रहता अगर यहीं तक लिखा होता, लेकिन आगे लिखा प्रोवाइडेड डी लीव्स मी इनफ मनी टू पे। तो ऐसे केस में क्योंकि आगे ये लिख दिया प्रोवाइडेड डी अगर इतना पैसा देगा तो दैट मीन्स अगेन द अमाउंट इज अनसर्टन। अगर सिर्फ इतना लिखा होता तो ये वैलिड होता, लेकिन आगे दिया है उसके कारण ये वॉइड हो गया। फिर आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 और एंड टू डिलीवर टू हिम माई ब्लैक हॉर्स। यहां पे पैसा ही होना चाहिए, सिर्फ पैसा, टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी, लेकिन यहां साथ में ब्लैक हॉर्स भी बोल रहा है वो, सो दैट इज नॉट अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट। सिर्फ पैसा होना चाहिए। तो वही दिया है ऊपर दिए गए एग्जांपल्स में, ए और बी प्रॉमिसरी नोट्स है और बाकी सी डी ई एफ जी एच ये सब प्रॉमिसरी नोट्स नहीं है। ठीक है, सो ऐसा है। एसेंशियल एलिमेंट्स, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम इतना पढ़ लेंगे अभी, एसेंशियल एलिमेंट्स देख लेंगे और फिर इसके बाद क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन बैंक जरूर लेके आना, अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो देखो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट। फर्स्ट इज राइटिंग, द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी इन राइटिंग, लिखित रूप में होना अनिवार्य है। नो प्रिस्क्राइब फॉर्म और लैंग्वेज, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कैसा होना क्या होना। फॉर दिस इवन द वर्ड प्रॉमिस इज नॉट नेसेसरी, प्रॉमिस नीड नॉट बी यूज, प्रॉमिस वर्ड भी नहीं लिखेंगे तो चलेगा। जैसे ऊपर सेकंड एग्जांपल में उसने प्रॉमिस वर्ड यूज नहीं किया, उसने लिखा आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेप्टेड टू बी इन ₹1000 टू बी पेड ऑन डिमांड। बात खत्म हो गई, जब वो डिमांड करेगा पे कर दूंगा। प्रॉमिस वर्ड यूज करना आवश्यक नहीं है। So even the word promise need not be used. It must clearly show that the maker is unconditionally bound to pay the sum. So he is bound to pay the sum without any condition. ठीक है, तो first thing is it should be unconditional. Second, it should be signed by the maker of it. जो maker है वो sign करेगा, simple है. Expressed, the promise to pay must be expressed. भले ही promise word ना लिखो, बट ये तो बोलना पड़ेगा मैं पे करूंगा। सिर्फ मैं बोल रहा हूं मैं तुम्हारी उधारी में डूबा हूं, दैट डज नॉट मीन मैं पे करूंगा। मैं बोल सकता हूं हाँ हाँ पैसा देना है, नहीं देता क्या करोगे। सो जब तक मैं ये नहीं बोलता मैं पैसा दूंगा तब तक ये प्रॉमिस नहीं है। सो पैसा दूंगा ये बोलना पड़ेगा, सिर्फ एक्नॉलेज कर रहा हूं कि हाँ पैसा देना है, दैट डज नॉट मीन कि ये प्रॉमिसरी नोट हो गया। सो थर्ड पॉइंट, एक्सप्रेस्ड, the instrument must contain a promise to pay. It cannot be implied or inferred. A mere acknowledgement of indebtedness is not enough. सिर्फ इतना बोलना कि हाँ हाँ पैसा देने को जिम्मेवार हूं, ये सफिशिएंट नहीं है जब तक कि वो पैसा दूंगा ये नहीं बोलता। वही एग्जाम्पल दिया है, मिस्टर सेन आई ओ यू ₹1000। हियर आई ओ यू स्टैंड्स फॉर आई ओ यू। So I owe you. This is only an admission of indebtedness. He is admitting that yes, I am indebted to you. There is no promise to pay and therefore the instrument is not a promissory note. So ये promissory note नहीं है। अगला point, unconditional, again an important point. If the promise to pay is coupled with a condition, condition के साथ जुड़ा है, coupled means जुड़ा है, जैसे आप जब कपल हो जाते हैं तो आप किसी के साथ जुड़ जाते हैं तो वैसे ही, तो अभी तो जुड़ने के दिन आ रहे हैं, खैर छोड़ो। So if the promise to pay is coupled with a condition, it is not a promissory note. It may be noted that a promise to pay will not be conditional and therefore where it depends upon an event which is certain to happen, death, for example death. So conditional नहीं माना जाएगा if it depends upon an event which is certain to happen but the time of occurrence may be uncertain, that is death. आसान शब्दों में डेथ का एग्जाम्पल दे रहे हैं, बट अच्छा नहीं लगता इसीलिए डेथ नहीं लिखा है तो देखो क्या बोला है, सेक्शन 4 बोलता है कंडीशनल नहीं मानेंगे हम अगर ऐसी कंडीशन है जो होना ही है, भले ही उसका वक्त पता ना हो सकता है आज हो, कल हो, परसों हो, बरसों हो, कभी भी हो, लेकिन होना तो है। सो ऐसे केसेस में दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज कंडीशनल। देन सर्टन एंड डेफिनेट, सर्टन होना चाहिए, तय होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, यानी पता होना चाहिए यही पे करना है।
सो द मेकर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन, मेकर, द पेई एंड द सम ऑफ मनी, ये तीनों ही सर्टेन होना चाहिए. Where the name of the pay is not mentioned as a party, the instrument becomes invalid. अगर name of payee नहीं लिखा है तो it is invalid. A promissory note cannot be made payable to maker himself. So खुद ऐसा नहीं बना सकते अपन कि pay to me. देखो, जब हम बिल की बात करते हैं, बिल में आप ऐसा कर सकते हो, बिल ऑफ एक्सचेंज में आप ऐसा बना सकते हो, पे टू मी, बनारा भी यही है और पैसा पाने वाला भी यही है. लेकिन प्रॉमिसरी नोट में ऐसा नहीं बना सकता मैं, आई प्रॉमिस टू पे माई सेल्फ. दिस इज नॉट अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट. खुद को पैसा देने का वादा कर रहा हूं तो दैट इज नॉट अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट. बट हाँ, मैं आपको थोड़ा आगे की चर्चा करूंगा, बताऊंगा, ध्यान से देखो. सो मिस्टर ए ने, चलो मिस्टर ए को हटाते हैं, एक सेकंड. हाँ, समझो, एक मिस्टर ए है. मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए ने एक प्रॉमिसरी नोट बनाया और उसमें लिखा आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर ए, खुद के नाम से, और उसने खुद ही साइन कर लिया. सो क्या ये प्रॉमिसरी नोट वैलिड है? नहीं, ये प्रॉमिसरी नोट थोड़ी है, ये तो मजाक हो गया. लेकिन समझो इसने ये किसी और व्यक्ति को दिया, समझो मिस्टर एक्स को, एक्स ने किसी और को दे दिया, वाई को, वाई ने किसी और को दे दिया, ऐसे चलता गया और आगे वाला हो गया होल्डर इन ड्यू कोर्स. समझो यहां पे y है होल्डर इन ड्यू कोर्स. नाउ दिस विल बिकम अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट. यहां पे अब y कैन क्लेम फ्रॉम a. तो ये अगर ट्रांसफर हो जाएगा, एंडोर्स हो जाएगा, तो फिर ये वैलिड हो जाता है. ये देखेंगे अपन आगे, मैं इसके बारे में और चर्चा करूंगा. ठीक है, तो ध्यान रखो, वैसे आई प्रॉमिस टू मी माई सेल्फ ये वैलिड नहीं होता, बट ये अगर एंडोर्स हो जाएगा आगे तो ऐसे केसेस में इट विल बिकम वैलिड. So where the name of the pay is not mentioned as a party, instrument is invalid. Promissory note cannot be made payable to maker himself. Thus, I promise to pay myself is not a promissory note and hence it is invalid. However, it would become valid when it is endorsed by the maker. जब ये आगे endorse होगा तो it will become valid. Stamped, इसको इंडियन स्टैम्प एक्ट के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी पे की होना चाहिए. Money, it should always be in legal tender money. A promise to pay certain quantity of goods और सर्टन फॉरेन मनी इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट. जैसे हॉर्स का एग्जांपल ऊपर दिया है, सो दैट इज नॉट अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट. और अगला पॉइंट, प्रॉमिसरी नोट मे बी पेएबल ऑन डिमांड और आफ्टर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम. लेकिन नाइन्थ पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लिख के रख लेना. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ऐसी जो चीजें है ना, इनको ऊपर कहीं लिख के रख लेना, तो बार बार आप जब भी पेज पलटाओगे आपको दिखते रहेगी. तो ये तो ऊपर ही लिखा है, बट फिर भी अपने शब्दों में कहीं लिख के रख लेना. सो क्या लिखा है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक एक्ट प्रोहिबिट्स द क्रिएशन ऑफ प्रॉमिसरी नोट पेएबल टू अ बेयरर. बेयरर को आप पेएबल नहीं बना सकते. प्रॉमिसरी नोट में हमेशा किसी का नाम लिखना पड़ेगा. आप ऐसा नहीं लिख सकते कि मैं बेयरर को पे करने का वादा करता हूं, क्योंकि आप देखो अगर ये कर दिया आपने तो क्या हो जाएगा. मैंने अगर लिख दिया कि आई प्रॉमिस टू पे बेयरर, सो ऐसे केस में ये तो फिर एक नॉर्मल करेंसी नोट जैसा यूज करना चालू हो जाएगा. जो भी बेयरर है वो व्यक्ति उसको यूज कर लेगा. सो जैसा एक नोट चलता है वैसा चल जाएगा. फिर तो रिजर्व बैंक की करेंसी की कोई वैल्यू नहीं बचेगी. मींस हम खुद ही एक अपनी खुद की नोट छापने लग जाएंगे. और इसीलिए आरबीआई प्रोहिबिट करता है कि प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेएबल टू बेयरर. सो आप बेयरर प्रॉमिसरी नोट कभी नहीं बना सकते. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट प्रोहिबिट नहीं करता. क्या प्रोहिबिट करता है? सो आरबीआई एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट है, ये प्रोहिबिट करता है कि प्रॉमिसरी नोट को आप पेएबल टू बेयरर नहीं बना सकते. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखो. एग्जाम में एमसीक्यू जब आएगा ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है, सो रिजर्व बैंक एक्ट प्रोहिबिट्स द क्रिएशन ऑफ प्रॉमिसरी नोट पेएबल टू बेयरर, क्योंकि अगर ये अलाउ कर दिया
दैट मीन्स आप खुद का नोट बना रहे हो, आप खुद का एक करेंसी बना लिए, सो ये अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, एक स्पेसिमेन है, बट अभी क्योंकि वक्त थोड़ा कम है, वक्त की पाबंदी है, सो चलो एक बार देख ही लेते हैं, ऊपर ऊपर ही देखना है, सिंपल सा पॉइंट है, 3 मिनट लगेंगे। रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रोमिसरी नोट, पहली चीज, नो पर्टिकुलर फॉर्म और वर्ड इज नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट प्रोमिसरी नोट। दूसरी चीज, इट इज नॉट नेसेसरी टू स्टेट टू इंसर्ट अ स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन, फॉर वैल्यू रिसीव्ड नहीं भी लिखा तो चलता है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी प्रिज्यूम्ड बाय लॉ। तीसरा, प्लेस ऑफ पेमेंट एंड डेट ऑफ मेकिंग नीड नॉट बी स्टेटेड इन द नोट, प्लेस ऑफ पेमेंट नहीं लिखा है, डेट ऑफ मेकिंग नहीं लिखा है तो भी चलेगा। अनडेटेड इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो वैलिड, अनडेटेड अगर डेट नहीं है तो इट इज वैलिड, इट विल बी डीम्ड एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑन डिमांड, so it will be treated as having been made on the date of delivery. पोस्ट डेटेड इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट इनवैलिड, पोस्ट डेटेड इंस्ट्रूमेंट इनवैलिड नहीं होते। आपने देखा होगा, आप जब भी, जैसे आपने समझो अपना क्लासेस लगाया, आप हमारे यहाँ आए, कैप्स में क्लासेस लगाए और आप इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी मांगते हैं, तो हम आपसे एक पोस्ट डेटेड चेक ले लेते हैं, पोस्ट डेटेड इंस्ट्रूमेंट, सो वो इनवैलिड नहीं है। आज से 1 महीने बाद का आपसे इंस्ट्रूमेंट ले लिया इंस्टॉलमेंट का, सो वो इनवैलिड नहीं है, बैंक्स भी ले लेती हैं, सो ये इनवैलिड नहीं होता, ये परफेक्टली वैलिड है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द वर्ड्स और ऑर्डर मस्ट बी रिटन आफ्टर द नेम ऑफ पेई, तो ये भी मैंने आपको बताया। आरबीआई के रिस्ट्रिक्शंस है, सेम पॉइंट है, ये मैं आपको कल फिर से रीड करके बताऊंगा, अभी फिलहाल वही ध्यान रखो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मना करता है कि प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेएबल टू बेयरर, सो ये वाली लाइन है, आइदर ऑन डिमांड और आफ्टर सम डेज, सो ये पेएबल टू बेयरर नहीं बना सकते, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज भी पढ़ लेंगे उसके बाद। एंड एक स्पेसिमिन है, इसके ऊपर अब अपन कल चर्चा करते हैं, स्पेसिमिन क्या है, कैसा बनता है प्रोमिसरी नोट, कल देख लेंगे एक बार, कोई खास काम का नहीं है, देख लेंगे। सो आज थोड़ा टाइम एक्सीड हो गया, अगली क्लास में अपन जो भी इसके क्वेश्चंस है क्वेश्चंस देखेंगे, और कोई भी डाउट है तो आप अब अगली क्लास में पूछ लेना, क्योंकि अभी टाइम ऑलरेडी एक्सीड हो चुका है, सो अपन अगली क्लास में डाउट्स वगैरह भी ले लेंगे। ठीक है, तो चलो घर पे एक बार रिवाइज करो, पढ़ो, और कोई भी डाउट आता है तो अगली क्लास में पूछ लेना। चलो, थैंक यू।